towards today's session, which is branding, marketing, and community engagement. This is module 6 of your course. अभी तक आप लोग लीडरशिप के ऊपर बात कर चुके हैं, अभी तक आप लोगों ने असेसमेंट्स को देखा, यू हैव ऑल्सो लुक इनटू करिकुलम्स कि किस तरह से करिकुलम जो है वो एक स्कूल मैनेजर के लिए इम्पोर्टेंट है, करिकुलम की नो हाउ होना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम के बारे में, करिकुलम डॉक्यूमेंट की समझ होना बहुत ज़रूरी है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस जो ऑल अक्रॉस हो रही हैं और हमारे करिकुलम का गैप एनालिसिस जो है वो ज़रूर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑल्दो स्कूल मैनेजर जो है वो डायरेक्टली क्लासेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, बट उसके अंडर में एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बोथ जो है वो उन्हीं के पास आती हैं। इसी तरह से असेसमेंट्स, QSI का प्रोजेक्ट वो जो आपका था सेकंड मॉड्यूल, वो भी बहुत ज़बरदस्त मॉड्यूल था इमरान साहब का। आज हम बात कर रहे हैं ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, और ये वही वाला एलिमेंट है जिसको हमने अभी भी बात की कि कभी कभी ये निगलेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से हम अपने आउटकम्स जो हैं, हम अपनी जो डिज़ायर्ड आउटकम है वो अचीव नहीं कर पाते। तो आज इसको टच करने का मकसद यही है, वेदर आर स्कूल आर फॉर प्रॉफिट और फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट, यानी अगर हम उसे प्रॉफिट बनाना चाहते हैं या हमारी कोई NGO है जो कि स्कूल्स को रन कर रही है, उन दोनों के लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्कूल की होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट ओनली कि जी एक स्कूल है जिसको प्रॉफिट बनाने हैं, एक स्कूल है जिसको बिज़नेस पे आगे लेके जाना है, इसे वो सही ज़रूरत है, बल्कि वो लोग जो कि बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट गेन नहीं कर रहे हैं, दे ऑल्सो वांट टू गेट देयर प्रोडक्ट ब्रांडेड एंड मार्केटेड प्रॉपरली, ताकि फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी उसके थ्रू हो सकें। तो इसी के ऊपर अगर हम आज बात करेंगे, तो आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके ऊपर हम बात करें। सबसे पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, कहाँ कहाँ एलिमेंट्स हैं हमारे मार्केटिंग के, क्या क्या हैं। वी विल एक्सप्लोर द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड ब्रांड स्कूल के पर्सपेक्टिव के ऊपर, स्कूल्स की मार्केटिंग के लिए एक ब्रांड की क्या अहमियत होती है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ स्कूल ब्रांड, ज़रूर है कि जब हम एक ब्रांडिंग की बात स्कूल की कर रहे हैं तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि एक स्कूल ब्रांड के अंदर होने चाहिए और वो किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं स्कूल की ग्रोथ पे। फिर हम मार्केटिंग प्लान के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे कि जब भी हम कोई एक मार्केटिंग प्लान बना रहे हैं तो हमें कौन कौन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारे एक मार्केटिंग प्लान के अंदर ज़रूर होने चाहिए ताकि वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सके। और ब्रांडिंग और मार्केटिंग के रोल को ही हम समझने की कोशिश करेंगे टू डेवलप अ सस्टेनेबल कम्युनिटी। सबसे पहले हम चाहेंगे कि कम्युनिटी क्या है, ये भी हम देखेंगे। स्कूल कम्युनिटी को हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कंसिडर करते हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जिनको हम एज अ कम्युनिटी ट्रीट करते हैं, और फिर उनकी डेवलपमेंट के लिए और उनको सस्टेन रखने के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग क्या रोल प्ले कर रही होती है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। ओके, आप सबके सामने एक स्लाइड है और ये स्लाइड से मैं आपसे आपके कमेंट्स चाहूँगी कि आप क्या समझ रहे हैं, इस स्लाइड को आप कैसे डिफाइन करेंगे। यू कैन रेज योर हैंड्स, यू कैन शेयर योर कमेंट्स इन द चैट बॉक्स। तो इस स्लाइड को ज़रा गौर से देखें और इससे हमें बताएं कि आप इस पिक्चर को कैसे डिफाइन करेंगे। एक लेफ्ट हैंड साइड की पिक्चर है जिसमें शेल्फ बने हुए हैं जिसके अंदर कुछ बॉटल्स नज़र आ रही हैं, और एक राइट हैंड साइड की पिक्चर है। जी, उस्मान साहब ने हाथ रेस किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मैम, इसमें जो आइडेंटिफिकेशन ये कह रही है कि जो इसमें जो ऑरेंज कलर की बॉटल्स हैं वो वेल ब्रांडेड हैं और वेल मार्केटेड हैं, और जो दूसरी पड़ी हुई हैं उनकी बेहतर चैनल पे मार्केटिंग नहीं हुई, इसलिए क्लाइंट के कस्टमर के लिए उसके इमेज डेवलप नहीं हुआ उस प्रोडक्ट के लिए। तो इस दिस इज प्रोडक्ट का, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग इमेजिनरी। ओके, तो आप ये कह रहे, आपका कहना ये जो है। कस्टमर एक जी जी, उस्मान साहब कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कस्टमर मोबाइल पे देख रहा है वो उसका एक अच्छा ब्रांड बिल्ड हुआ है उस प्रोडक्ट का, जो रैक में पड़ी हुई है ऑरेंज कलर में। बाकी जो जी जी। प्रोडक्ट्स हैं ब्लैक एंड व्हाइट में या ग्रे स्केल में, उनकी मार्केटिंग नहीं हुई हुई अच्छी, इसलिए वो क्लाइंट के लिए उसका इमेज बरकरार नहीं है जहन में।
बिल्कुल दैट्स ठीक, वाई। बिल्कुल, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर मार्केटिंग हुई है। आप किस तरह से आपको पता चल रहा है कि उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग हुई है? कौन कौन से एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं प्रॉपर ब्रांडिंग के आपको? कैसे लग रहा है कि उसकी ब्रांडिंग हुई? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो क्लाइंट उसको अपने मोबाइल पे देख रहा है, दूसरी साइड पे वो बिलबोर्ड्स पीछे बैक पे नजर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। लगा हुआ खास उसी प्रोडक्ट मतलब चैनल पे उसकी वो प्रोडक्ट जो है ना कस्टमर के माइंड पे क्लिक है, और वो फौरन जब स्टोर में जाता है तो उसी प्रोडक्ट को सबसे पहले वो चूज करता है, जो उसने ऑलरेडी उसके ब्रांड इमेज डेवलप हुआ हुआ उस प्रोडक्ट का। ठीक है। तो बिल्कुल, तो उसका ब्रांड इमेज एक डेवलप हुआ हुआ है आप कह रहे हैं, जो कि उसने मोबाइल पे देखा है, उसने टीवी पे देखा है, उसने पीछे देखा है, और बाकी जो है वो दूसरी जो बॉटल्स हैं उनका ब्रांड बना हुआ नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावा सोबिया भी ये कह रही हैं कि आई ऑल्सो अग्री विद मिस्टर उस्मान। एडवर्टीजमेंट, आतिरा हमीद कह रही हैं कि एडवर्टीजमेंट्स हैं, येस, विथ विच ही इज़ फेमिलियर। अच्छा, और अभी कुछ लोगों ने हाथ रेस किया था, वो कौन है जो अपना पॉइंट कहना चाहते हैं? अभी हमारे साथ कुछ लोगों ने हाथ रेस किया था, कोई और है जो इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहेगा? जी जी, आतिरा ने भी यहाँ पर बात की। इरम, आप कुछ कहना चाहेंगी यहाँ पर? जैनब, आसिया भी हमारे पास हैं। किसी और को कुछ इस पे ऐड करना है? चलें जी, मुझे लगता है अभी किसी को और इसके ऊपर ऐड नहीं करना। बिल्कुल उस्मान साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर जो एक पिक्चर है उसके अंदर, जो राइट हैंड साइड पे हमारे पिक्चर है, उसके अंदर एक बॉटल है जिसको ये एक कस्टमर जो है वो एक आदमी जो है वो अपने मोबाइल पे देख रहा है। पीछे हम देखें तो उसका बिलबोर्ड भी एक लगा हुआ है, वॉल पर कुछ हमें पोस्टर्स भी नज़र आ रहे हैं, और दूसरी साइड पर एक शेल्फ के अंदर किसी किसी स्टोर के अंदर ये जो बॉटल्स हैं वो लगी हुई हैं, और एक तरफ जो है वो एक तरह से उस ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, और दूसरी तरफ उस प्रोडक्ट की प्लेसमेंट हो रही है। एक तरफ ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट है, उसको डिफरेंट चैनल्स के थ्रू उसको एडवर्टाइज किया जा रहा है, और दूसरी तरफ उसकी प्लेसमेंट है। यहाँ अगर हम बात करें, जो मैंने उस्मान साहब से भी सवाल किया था, कि इधर अगर हम बात करें कि कैसे पता चल रहा है हमें कि ये एक ब्रांड है इधर। अच्छा, अस्मा कह रही है एडवर्टाइजमेंट इज जस्ट मेकिंग द प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोमिनेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट्स बाय एडिंग अट्रैक्टिव फीचर्स। अट्रैक्टिव फीचर्स में अस्मा, सॉरी, आमना आमना कह रही है कि प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट्स बाय एडिंग अट्रैक्टिव फीचर्स। अट्रैक्टिव फीचर्स में क्या क्या आ जाता है? इसके अंदर हमें क्या क्या ऐसी चीज नजर आ रही है? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू रिप्लाई। कलर, बिल्कुल, सोबिया सोबिया ने कहा कि इसके अंदर हमें कलर नजर आ रहा है। आतिरा भी कह रही हैं डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, बट मैं चाहती हूँ कि वो फीचर्स, जैसे सोबिया ने अभी हमें बताया कि कलर है एक फीचर जो उसको डिफरेंट कर रहा है दूसरों से, और क्या फीचर हमें नजर आ रहे हैं? प्रॉपर नेम ऑफ ब्रांड, जी बिल्कुल, नाम पता चल रहा है। बिल्कुल आसिया, नाम पता चल रहा है कि नाम क्या है वो उसको अलग कर रहा है। और क्या चीज़ अलग करती है फीचर्स में? क्या क्या? शेप, यस, शेप किसने कहा हमें? शेप सोबिया ने कहा शेप है। कमर साहब कह रहे हैं वी कैन सी टूल्स लाइक बिलबोर्ड, पोस्टर्स, मीडिया एडवर्टीजमेंट। बिल्कुल, सिंबल, जैनब कह रही है सिंबल। हरीम ने कहा है लोगो डिज़ाइन, एंड माहीन इज सेइंग स्लोगन। स्लोगन डेफिनेटली, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि किसी भी एक प्रोडक्ट के अंदर उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यू आर एब्सोल्युटली ऑन अ राइट ट्रैक। अब आगे देखते हैं हम कि ये पिक्चर हमें कहाँ लेकर जा रही है। यस, ये पिक्चर हमें बिल्कुल इसी तरह से लेकर जा रही है कि एक तरफ जो है वो ब्रांडिंग हमें नज़र आ रही है, और दूसरी तरफ हमें उसके साथ साथ मार्केटिंग नज़र आ रही है। इफ वी विल सी कि जी, जब हम ब्रांड होता है, जैसे कि अभी हमने बात की कि कोई भी चीज़,
जब ब्रांड होती है उसके अंदर शामिल हो जाता है उसका कलर होता है, उसका लोगो होता है, उसकी उसकी प्लेसमेंट, उसका शेप होती है, उसका साइज होता है, उसकी एक एक स्लोगन होता है, वो सारी चीज़ें उसको डिफरेंट करती हैं। और वही ब्रांड जो है वो फिर वो हेल्प कर रहा होता है मार्केटिंग में, वो ब्रांड जो है वो मार्केट होता है और आइडेंटिफिकेशन मिलती है उसको मार्केट के अंदर। अगर हम छोटी सी डिफ्रेंसिएशन को देखें इसकी, कि ब्रांडिंग जो है, सॉरी, मार्केटिंग जो है वो कहीं भी कोई चीज़ हमें बिल बोर्ड्स पे, हमें कहीं पर भी जो क्या नाम है मोबाइल के अंदर या सोशल मीडिया पे, या हमको समटाइम्स जो डिफरेंट एड्स नज़र आ रहे होते हैं टीवी के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, तो वो हमको कस्टमर को एक अटेंशन देना है। ओहो, कोई नई चीज़ आ गई है मार्केट के अंदर, कोई नया प्रोडक्ट आ गया है मार्केट के अंदर, तो जितना जो है वो इस तरह के हमारे पास एडवर्टीजमेंट्स आ रहे होते हैं, चीज़ें आ रही होती हैं, तो हमें एक अटेंशन कस्टमर को दी जाती है इससे कि हमारे पास एक कोई नया प्रोडक्ट आ गया है, कोई नई चीज़ आ गई है। इवन उसी प्रोडक्ट लाइन के अंदर अगर हम कोई डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करते हैं, उसी प्रोडक्ट लाइन के अंदर सपोज जैसे अगर हम देखते हैं एक मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क है, साथ में उसकी ब्रांड की क्रीम भी आ रही है, तो वो मिल्क के साथ क्रीम भी आ गई है, तो जब मार्केटिंग हो रही होती है तो वो सेम लाइन के अंदर दोनों चीज़ें आ रही हैं। वो प्रोडक्ट तो ब्रांड तो वही है, लेकिन उसके साथ उसका मिल्क भी एक प्रोडक्ट है और उसका जो है वो क्रीम भी एक प्रोडक्ट है। तो कस्टमर अटेंशन के लिए जो है वो मार्केटिंग की जा रही होती है कि हाँ जी ये चीज़ें हैं, कस्टमर अवेयरनेस के लिए। जबकि जब हम ब्रांड की बात करते हैं तो ब्रांड जो है इज द वे टू कीप देयर अटेंशन। ब्रांडिंग जो है वो उस अटेंशन को रखती है, यानी आप कस्टमर उसको बाय करेगा, जब कस्टमर उसको यूज़ करेगा, जब कस्टमर उससे खुश होगा या ना खुश होगा, उसकी अटेंशन को रिटेन करती है ब्रांडिंग जो है। मार्केटिंग जो है वो सेल्स को ड्राइव कर रही होती है, जबकि ब्रांडिंग ब्रांडिंग में हमने बात की थी कलर की, लोगो की, साइज की, शेप की, स्लोगन की, ये सारी चीज़ें जो है वो रिकग्निशन और लॉयल्टी जो है वो क्रिएट करती हैं। बहुत सारे कपड़ों के ब्रांड्स हैं हमारे पास, डिफरेंट लोगो जो है वो पहचान देता है कि हाँ जी ये सपोज खाड़ी है, हाँ जी ये सपोज सना सफीनाज है, तो उसका लोगो, उसकी कलर्स, उसकी थीम, उसका स्कीम, ये सारी चीज़ें बताती हैं। जबकि उसके जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उससे रिलेटेड प्रिंटेबल मटेरियल जो है, उसके ऊपर सोशल मीडिया कैंपेन्स जो हैं, वो सारी चीज़ें उसकी मार्केटिंग के अंदर शामिल हो रही होती हैं। हम जब भी कोई प्रोडक्ट लेकर जाते हैं उसके लिए ब्रांडिंग जो है वो सबसे पहला एलिमेंट होता है। किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के लिए उसकी लोगो, साइज, कलर, सारी चीज़ों को आइडेंटिफिकेशन उसकी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होती है, तभी हम उसको मार्केट कर सकते हैं। जो जैसे कि हमने सेकंड वाली, फर्स्ट जब हमने पिक्चर देखी उसमें जो सेकंड पार्ट था पिक्चर का, वो यही कह रहा था कि वो पूरी मार्केट में एक शेल्फ के अंदर वो चीज़ अलहदा से आइडेंटिफाई हो रही है। अगर मैं दोबारा से इस पिक्चर की तरफ जाती हूँ, मेरे ख्याल से सिस्टम हैंग हो गया, हाँ ये देखें, तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पिक्चर आ रही है, इसमें उस पूरी मार्केट में उसको आइडेंटिफिकेशन मिल रही है। तो ब्रांडिंग जो है वो हेल्प करती है मार्केटिंग के अंदर इस तरह से आइडेंटिफाई करने में और सेल्स बढ़ाने में मदद करती है। फिर ब्रांडिंग जो है वो किसी भी चीज़ की फॉरएवर है। ब्रांडिंग को जो एक कस्टमर, कंज्यूमर के दिमाग में जब एक इमेज बन जाता है किसी चीज़ का, उसको निकालना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि मार्केटिंग जो है वो शॉर्ट टर्म होती है। किसी ख़ास प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग की, किसी ख़ास एरिया में जाके मार्केटिंग की, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट आप किसी ख़ास एरिया में अगर वो बहुत अच्छे से सेल आउट नहीं हो रहा है तो आपने उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग उस एरिया में ज़्यादा की और वो वहाँ पर सेल आउट हो रहा है। मगर ब्रांडिंग जो है वो जब एक दफ़ा अपना इमेज दिमाग के अंदर बन जाता है तो वो हमारा एक लॉन्ग टर्म इमेज है, जो कि हमारे साथ रहता है, कस्टमर के साथ रहता है, जिसकी वजह से लॉयल्टी होती है, जिसकी वजह से वर्ड ऑफ माउथ होता है और जिसकी वजह से हमारा ब्रांड जो है वो रिकग्नाइज होता है और फिर हमारी मार्केटिंग और सेल्स ड्राइव होती है। यहाँ अगर हम देखें तो इस पिक्चर के अंदर बहुत ही क्लियरली हमें समझ में आ रहा है, जो ऑरेंज साइड ऑफ द पिक्चर है, ये कह रहा है मार्केटिंग, ये कहता है आई एम द बेस्ट। हर प्रोडक्ट जो कि मार्केट हो रहा होता है थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, चाहे सोशल मीडिया में, चाहे
प्रिंट मीडिया में, वो हमेशा ही कहता है कि जी मुझसे बेहतर और कोई नहीं है, मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मुझे इस्तेमाल करें, मेरी प्राइस दूसरे से बेहतर है, मेरी क्वालिटी दूसरे से बेहतर है, मेरी चीज़ दूसरे से बेहतर है, मेरे बेनिफिट्स दूसरे से बेहतर हैं। वो हमेशा हम कहते हैं कि आई एम द बेस्ट, जबकि ब्रांडिंग जो होती है वो वर्ड ऑफ माउथ होती है। एक से दूसरे से तीसरे से जो है वो हम आगे जाते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं, और एक के कहे से दूसरे। कितनी बार हम अगर अपनी ज़िंदगियों में भी रिफ्लेक्ट करें तो हम कोई चीज़ खरीदने जब जाते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ जो हमारे पास एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं उनकी बेसिस पर लेते हैं, या हम लोगों से पूछना प्रेफर करते हैं। सपोज अगर मैं कहूँ कि हम एक गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, क्या करेंगे, सिर्फ जिसका बहुत अच्छा सा एक एडवर्टीजमेंट आ रहा है हम वो गाड़ी उससे खरीद रहे हैं, या हम पूछते हैं, उसके फीचर्स देखते हैं, उससे लोगों से बात करते हैं। कैसे पता चलता है ये? अच्छा, माहिन का क्वेश्चन है कि एनीथिंग बिकम्स अ ब्रांड विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग और दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके, ये क्वेश्चन माहिन आपका आगे एड्रेस होगा, हम इसको अभी नहीं ले रहे, हम आगे लेकर जाएंगे जी। मेरा क्वेश्चन अभी वाला ये था कि हमें कैसे पता चलता है, हम क्या करते हैं कि जब अगर सपोज हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो हम सिर्फ मार्केटिंग एडवर्टिजमेंट्स के ऊपर जाकर उस प्रोडक्ट को लेते हैं, या हम किसी से मशवरा लेते हैं और फिर उसके पास जाते हैं। जिस पर आतिरा ने कहा है कि वी गो फॉर बेटर ब्रांड, गो फॉर बेटर ब्रांड। वो ब्रांड कैसे बनता है? रिव्यूज़। सोबिया सही कह रहे, सोबिया ने कहा रिव्यूज़ मिलते हैं, ठीक है। कमर साहब भी कह रहे हैं वी गेट रिव्यूज़, वी कैन गेट रिव्यूज़। वी गो फॉर बेटर एंड मोर फीचर्स, आतिरा कह रही हैं बिल्कुल। तो फीचर्स को जानने के लिए हम उस प्रोडक्ट की डिटेल में जाते हैं, उसके फीचर्स को जानने के लिए हम लोगों से बातचीत करते हैं, आतिरा ऐसे ही। माहिन ने भी कहा वी गो फॉर रिव्यूज़, डेफिनेटली। तो जब भी हम कोई चीज़ लेने जा रहे होते हैं, जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे होते हैं, उसकी एडवर्टिजमेंट कितना भी हमसे ये कहती रहे कि आई एम द बेस्ट एंड यू विल नेवर रिग्रेट, कि अगर आप मुझे खरीदेंगे और आपको कोई नुकसान जो है वो बिल्कुल भी आपको कभी गिला नहीं होगा कि मैंने ये क्या किया। लेकिन हम उसके बावजूद फर्स्ट हैंड नॉलेज लेने के लिए उन कंज्यूमर्स को ढूंढते हैं, उन कस्टमर्स को ढूंढते हैं, चाहे तो हम उनके रिव्यूज़ तलाश करें सोशल मीडिया पे, या हमारे फर्स्ट हैंड नॉलेज हमारे अपने करीबी में कोई हो तो हम उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि जी उसका एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ कैसा रहा है। पर्सनल रेफरेंस बहुत बिल्कुल सही मोहम्मद उस्मान, यही वाली बात मैं कह रही हूँ, पर्सनल रेफरेंस हम लेकर आते हैं। माहिन कह रही है समटाइम्स वी ट्राई आवरसेल्फ फर्स्ट एंड देन रिव्यू इट टू अदर्स। बिल्कुल बिल्कुल माहिन, ऐसा ही है। कभी कभी हम भी उन चीज़ों को प्रोडक्ट कर रहे को ट्राई करते हैं, हम रिस्क लेते हैं किसी चीज़ को, उसके फीचर्स को देखते हुए, और वो रिस्क सिर्फ वो भी रिस्क भी ज़रा कैलकुलेटिव जो है वो रिस्क होता है। हम सिर्फ प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट पर नहीं जाते, बल्कि कोशिश ये करते हैं कि उसके फीचर्स, उसकी बुकलेट, उसकी और डिटेल्स हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिलें। सिर्फ हम किसी से पूछे नहीं, बल्कि पहले खुद इस्तेमाल करें और फिर अपने रिव्यूज़ आगे दें। तो ये भी एक तरीक़ाकार होता है जब हम लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे रिलाई करके हम चीज़ों को नहीं खरीद रहे होते, कितना भी कोई कहे। और जब हमें ये मिलता है कि येस यू आर द बेस्ट, I hear this brand is best, I have experienced this brand is very good, मुझे बहुत अच्छा लगा, it is comfortable, it is appealing, it is reasonable in price। जब हमें दूसरों से इस तरह की बातें मिलती हैं तब जो है वो हमें उस ब्रांड के ऊपर एतमाद होता है, तब हमें उस ब्रांड के ऊपर भरोसा होना शुरू हो जाता है, और फिर हम उसको ख़रीदते हुए कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारे पैसे बर्बाद नहीं हो रहे होंगे। तो ये एक डिफरेंस बड़ा क्लियर है ब्रांडिंग और मार्केटिंग में कि कोई प्रोडक्ट अपने आप को कितना भी कहता रहे कि वो बहुत अच्छा है, उसको प्रोडक्ट को ब्रांड जो है वो लोगों के एक्सपीरियंस, लोगों के पर्सपेक्टिव, लोगों के रिव्यूज़ बनाते हैं। ठीक जी। अच्छा, माहिन ने भी की बात की है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, हरीम कह रही है कैन नॉट सी एनी स्लाइड। हरीम अच्छा, तो क्या आप स्लाइड आप सबके पास नहीं आ रही है कि हम मार्केटिंग जो है वो क्या है? वो अगर हम इसको आसान ज़बान में बोले, मार्केटिंग है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू।
तो मार्केटिंग में कितना भी हम कहते रहें कि जी हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब लोग इस्तेमाल करते हैं और उनका उस चीज़ के लिए एक दिमाग बनता है, उनके रिव्यूज़ बनते हैं, उनका एक्सपीरियंस बनता है, तो वो चीज़ जाकर कहीं ब्रांड इमेज के तौर पर सामने आती है। अच्छा जी, मेरी स्लाइड्स, हाँ जी, तो अब हम ज़रा एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि मार्केटिंग क्या है, इसको फर्दर एक्सप्लोर करें, और ब्रांडिंग क्या है। मार्केटिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और ब्रांडिंग में कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं। मार्केटिंग के अंदर 4 कंपोनेंट्स आते हैं, जिनको हम आम ज़ुबान में, मार्केटिंग की ज़ुबान में मार्केटिंग मिक्स के नाम से जानते हैं, या हम इसको 4 P's भी कहते हैं। ये मार्केटिंग मिक्स होता है और 4 P's भी होता है। अगर आप इस स्लाइड पर देखें तो यहाँ पर हमें नज़र आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ये सारी चीज़ें मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। यानी मार्केटिंग मिक्स के लिए, मार्केटिंग करने के लिए किसी न एक प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है कि वो प्रोडक्ट हमें बेचनी है, उसको मार्केट करना है, लोगों तक उसको पहुंचाना है। उसके लिए हम उसकी प्राइस को बहुत कंसिडर कर रहे होते हैं। प्राइस इसलिए कंसिडर करते हैं कि हमारी टारगेट मार्केट कौन सी है। जब हम टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तब उसके हिसाब से हम उसकी प्राइस को भी सेलेक्ट कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट की प्राइस सिर्फ टारगेट मार्केट के आवाज़ से भी नहीं होती। प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर भी कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। वो कि प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, कितना खर्चा उसके अंदर आया है, और उस खर्चे को सामने रखते हुए हम उसकी प्राइस को सेट कर रहे होते हैं। प्लस दूसरा फैक्टर जो हम देख रहे होते हैं कि वो किस मार्केट के अंदर हम जा रहे हैं, किस सेगमेंट के लिए हम जा रहे हैं। वो हाई एंड प्रोडक्ट है, वो हाई एंड लोगों के लिए पास जानी है, वो मीडियोकर्स के लिए है, या वो लो एंड प्रोडक्ट्स है, तो उसकी प्राइस वैसी ही होनी चाहिए। और तीसरा जो बात हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि वो प्राइस जो है वो दूसरे कंपैटिटर्स के हिसाब से कितनी है। ये भी हमें देखना पड़ता है कि हम प्राइस तो फिक्स कर रहे हैं, क्या उसी तरह का सिमिलर प्रोडक्ट किस रेंज में मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो उसको देखते हुए भी हम अपनी प्रोडक्ट की प्राइस सेलेक्ट करते हैं। प्राइसिंग के साथ साथ जिस चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है वो होती है प्लेसमेंट उसकी। हम कोई प्रोडक्ट कहाँ प्लेस कर रहे हैं। सपोज कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे अगर हम कहें कि वो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं या वो अर्बन मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं, तो उसकी प्लेसमेंट जो है वो अर्बन मार्केट के अंदर होगी, उसकी प्लेसमेंट जो है वो शहरों के अंदर हो रही होगी। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे लो एंड प्रोडक्ट्स हैं और उनकी प्लेसमेंट, वो फोकस ही जो है वो हमारे देहात हैं, गांव हैं, या वो इलाके हैं जो लो एंड्स के ऊपर आते हैं, तो हम वहाँ पर उसकी प्लेसमेंट करते हैं। तो हर प्रोडक्ट हर जगह प्लेस भी नहीं किया जाता। तो ये भी एक मार्केटिंग मिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपने प्रोडक्ट को उसकी प्राइस के हिसाब से, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से किस एरिया में प्लेस कर रहे हैं। अगर यहाँ मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ आपको, बहुत कॉमन सी एग्जांपल है। एवरीडे की हम बात करें, एवरीडे एक टी वाइटनर है, और साथ ही हम बात करते हैं तरंग की। तरंग भी एक टी वाइटनर है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो उन दोनों चीज़ों का, एवरीडे का और तरंग की, जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जो मार्केटिंग है, वो बहुत डिफरेंट तरीके से हुई हुई है। एवरीडे क्योंकि ऑफिसेस में एक सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट दिखाया जाता है, एक हाई एंड प्रोडक्ट के तौर पे उसको दिखाया जाता है, उसका कंज्यूमर बेस वो है, उसकी स्ट्रैटेजीज, उसकी प्लेसमेंट आपको देहातों में एवरीडे नहीं मिलेगा, आपको गाँव में एवरीडे नहीं मिलेगा, आपको छोटे शहरों में, बहुत छोटे शहरों में एवरीडे का इतना फ्रीक्वेंट इस्तेमाल नहीं मिलेगा। वहाँ उसकी प्लेसमेंट नहीं होती, वहाँ उसको प्लेस नहीं किया जाता। और इसी तरह से तरंग की अगर हम बात करें तो तरंग हमारी सुपरमार्केट्स में, शहरों में, बड़े मॉल्स के अंदर हमें नहीं नज़र आएगी, बल्कि जो शहरों के आउटस्कर्ट्स हैं वहाँ पर हमें तरंग के छोटी दुकानों के ऊपर रखा हुआ नज़र आ रहा होगा, या गांव में तरंग का इस्तेमाल हमें नज़र आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो प्राइसिंग है और जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो फ़र्क है। तो यही चीज़ होती है कि हमें जब प्लेसमेंट कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम इस बात का ख्याल रखें कि उसको किस मार्केट सेगमेंट के लिए प्लेस करना है और कौन से एरिया में उसको प्लेस करना है। और प्रमोशन फिर उसी के साथ लिंक्ड होती है, हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी उसी के साथ लिंक होती हैं कि हमें कहाँ प्रमोट करना है। अगर मैं सिमिलर एग्जांपल देती हूँ आपको तरंग की और एवरीडे की, तो अगर हम दोनों के एड्स देखें तो उससे हमें बहुत क्लियर ये बात नज़र आती है कि
एवरीडे की मार्केट क्या है और तरंग की मार्केट क्या है? कोई कमेंट करेगा इसके ऊपर मुझे कि एवरीडे की मार्केट और तरंग की मार्केट के ऐड से हमें कैसे पता चलता है? वो एडवर्टीजमेंट, वो प्रमोशन कैसे हमें बता रही है कि वो किस मार्केट के लिए है और कौन सी टारगेट ऑडियंस है? जी, उस्मान साहब कह रहे हैं कि टारगेट इज लोअर एंड एवरीडे इज मीडियम हाई एंडिंग। बिल्कुल, क्लास में स्टेटस डिफरेंस है, ये सनोबर ने कहा। आतिरा कहती हैं आई हैव नेवर सीन अ तरंग एड। अच्छा, आतिरा ने तरंग ऐड नहीं किया, आतिरा आज जाकर तरंग ऐड देखिएगा, आपको मज़ा आएगा कि, और आप बहुत क्लियर आपको दोनों एड्स का डिफरेंस समझ में आएगा कि तरंग के ऐड में एक कल्चरल सा पूरा शो दिखाया हुआ है उसके अंदर, और उसके अंदर जी बिल्कुल आप देखेंगे बड़ा मज़ा आएगा उसके अंदर, और आप जब दोनों को कंपेयर करेंगी तो बहुत ही क्लियरली हमें नज़र आएगा कि दोनों का क्या क्या डिफरेंस है। जी माहीन, देयर एड्स डायरेक्शन एक्ट एंड होल सीन दे क्रिएट, वो पूरा उन्होंने एक कल्चर बनाया हुआ है। एवरी डे इज़ फॉर ऑफिस, बिल्कुल ज़ैनब। और ये हमें कहाँ से क्लियर पता चल रहा है? ये एड्स बहुत क्लियरली हमें डिफाइन करा है। हमारा कस्टमर का इंक्लाइनेशन उस एड्स की वजह से उस तरफ होगा, क्योंकि हमें, अगर हम तरंग देखते हैं तो वो हमारा हम यूजुअली हमारे इर्द गिर्द में वो माहौल नहीं है कि बहुत ही ब्राइट कलरफुल कपड़े हैं, ढोल और कोई सेरेमनी दिखाई जा रही है, ढोल ढबाका हो रहा है, तो वो हम आम तौर से अपनी ज़िंदगियों में नहीं है, तो हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है। और हम क्योंकि वर्किंग क्लास लोग हैं, अर्बन जो हमारी जो है वो सेक्टर के हैं, तो हमारे दिमाग में फ़ौरन वो एक सोफिस्टिकेटेड सा माहौल आएगा, एक ऑफिस का इन्वायरमेंट आएगा जिसके अंदर चाय जो है वो सर्व की जा रही है, तो उससे बहुत ज़्यादा क्लियरली हमारा इंक्लाइनेशन एवरीडे की तरफ जा रहा होगा। तो जो मार्केटिंग की, प्रमोशन की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं कस्टमर बेस बनाने के लिए और कस्टमर को एड्रेस करने के लिए। जी, आसिया बिल्कुल सही कह रही हैं कि टारगेट एरिया और जो लोग हैं वो डिफरेंट हैं। ज़ैनब ने कहा है कि तरंग इज़ फॉर कुक्ड टी एंड एवरीडे इज़ ईज़ी टू मेक एंड हाफ कुक्ड। बिल्कुल। चलें जी, तो मेरे ख़्याल से अब तरंग की वजह से आपको बहुत क्लियर अंदाज़ा हो रहा है कि प्रमोशन जो है वो क्या रोल प्ले करती है। और जो एड्स एजेंसीज़ हैं वो बाकायदा जो प्रमोशन होता है उसके ऊपर बड़ा ख़र्चा करती हैं, और फिर एक साइकोलॉजिस्ट भी उधर बैठा हुआ होता है जो कि उन सारी चीज़ों को कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करेगी, कौन सी चीज़। अब जैसे बड़े मज़े की बात है कि कुकिंग ऑयल जो है वहाँ हमेशा हमने देखा है कि जहाँ मामता वहाँ डालडा, इस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं। दिल का मामला है, इसी तरह की चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं। तो क्योंकि वो कुकिंग का एरिया जो है, वो किचन का एरिया जो है वो घर की खातून खाना के लिए है, तो उसको उसी तरह से प्रमोट किया जाता है। तो मार्केटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कस्टमर बेस बनाने के लिए। बिल्कुल माहीन, इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करते हैं। अब हम ज़रा ब्रांडिंग की तरफ आ जाते हैं, ब्रांडिंग को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या है। देखिए, ब्रांडिंग के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर कंपनी का नाम सबसे इम्पोर्टेंट। हम जब कोई भी चीज़ प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो हमारी प्रोडक्ट का नाम, हमारी कंपनी का नाम जो है वो क्या है, हमारा उसका इम्प्रेशन क्या है। प्रोडक्ट का इम्प्रेशन इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने शुरू में ही बात की, लोगो, लोगो किस तरह का है, कलर किस तरह का है, उसकी साइज़ क्या है, कितना कंफर्टेबल है, कितना जो है वो इजी टू यूज़ है, कितना कंज्यूमर फ्रेंडली है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक उसका इम्प्रेशन क्रिएट करती हैं। अगर यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि हम जब ब्रांडिंग की बात करते हैं, तो जब सबसे पहले तेल के काउच आए, जिसके अंदर जो पॉकेट काउच आए, तो हम बड़े खुश हुए कि अच्छा भाई वो पूरा बड़ा डब्बा जो है वो ज़ाया नहीं होता, छोटे छोटे पाउचेस हैं और उससे हम जो है वो तेल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसमें एक शिफ्ट आया कि जब उसके ऊपर एक नोज़ल लगा दिया गया, तो जब हमने, अब हमारी प्रेफरेंस क्या होती है कि हम उस ब्रांड की तरफ जाएं जिसके ऑयल के पाउच पे नोज़ल लगा हुआ है, ताकि वो आसानी के साथ जो है वो इस्तेमाल किया जा सके, ज़ाया ना हो। तो ये चीज़ आ जाती है वैल्यू प्रपोजिशन के, जो अगर हम पैसा लगा रहे हैं, जो चीज़ हम लगा रहे हैं उसकी वैल्यू हमें क्या दे रहा है। प्राइस उस प्रोडक्ट की कैसी है। ब्रांडिंग हमेशा ये बता रही होती है कि अगर मैं इतना पैसा किसी चीज़ के ऊपर लगा रहा हूँ तो क्या वो वर्थ है,
क्या वो वापस मुझे उस तरह से रिटर्न मिल रहा है, क्या मेरा पैसा ज़ाया हो रहा है। ये एक ब्रांडिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि प्राइस वर्थ क्या दे रही है। मार्केटिंग में हम प्राइस देते हैं, जब जैसे अभी हमने देखा था, ये देखते हुए कि इर्द गिर्द के प्रोडक्ट की अपनी कॉस्ट क्या है, उसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट रखना है, जो कंपेटिटर्स हैं उनकी प्रोडक्ट रेंज में और हमारी प्रोडक्ट रेंज में बहुत डिफरेंस ना हो, और फिर कौन सी टारगेट ऑडियंस के पास हम लेके जा रहे हैं, उसके हिसाब से हम प्राइस डिसाइड करते हैं। लेकिन ब्रांडिंग में जब हम प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर प्राइस जो है वो ये डिफाइन करता है कि प्राइस की वर्थ कितनी है। जो पैसा मैंने लगाया क्या वो वर्थ इन्वेस्टिंग था। जैसे हम हमेशा ये सोचते हैं कि भाई कोई कपड़ा लेकर आए तो भाई एक बार की धुलने के बाद वो ख़राब हो गया तो हम उसकी तरफ नहीं जा रहे होते, हम कहते हैं नहीं जी ये बेकार है। तो ब्रांडिंग जो है वो उस वर्थ की क्वालिटी के साथ लिंक करती है प्राइस को। और प्रोडक्ट बिलीफ के ऊपर हमारा बहुत है कि प्रोडक्ट का क्या है। और कस्टमर सर्विस, ब्रांडिंग हमेशा हमारी जो कस्टमर सर्विस है उससे स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। बहुत सारे सर्विसेज में आपने देखा है हम लोगों कहते हैं कि जी हम आपको डोर टू डोर आपके पास पहुंचा देंगे, रिफंड पॉलिसी हमारे पास है, लोगों के जो है वो कस्टमर डेस्क बने हुए हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कंप्लेन डेस्क हैं, आप उधर कंप्लेन करें, आपको जो है वो फ़ौरन आपको रिप्लाई किया जाएगा और आपके मसले को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, आप सब शायद रिलेट करें कि जब करीम और उबर आई हमारे पास, तो मैनी ऑफ अस इन स्पाइट ऑफ के उबर सस्ती भी थी, उबर में हमारे पास पैकेजेस ज़्यादा हो जाते थे और उबर जो है वो हमें सस्ती भी पड़ रही होती थी, लेकिन हम करीम को प्रेफर कर रहे होते थे समहाउ कस्टमर सर्विस की वजह से, क्योंकि उनकी हेल्पलाइन पे आप कॉल करें उसका फ़ौरन रिस्पॉन्स आता था, आपकी कंप्लेन आपने लॉन्च की उस पर फ़ौरन उनके जो कस्टमर एजेंट्स हैं, जो उनके सर्विस एजेंट्स हैं, उनकी ईमेल आती थी। आपको कुछ ना हो सिर्फ एक तसल्ली भी अगर आ जाती थी कि जी आपकी बात सुन ली गई है, तो वो ब्रांड के ऊपर आपका ट्रस्ट बनना शुरू हो जाता है। जी सोबिया ने कहा फ्री डिलीवरी है, जैसे सेफ्टी है, बिल्कुल करीम की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो सेफ्टी की वजह से और कस्टमर सर्विस हमें ये होता था कि जी कहीं भी जा रहे हैं तो ये पता है कि जी एक क्लिक पे वहाँ पर जो है ना वो फ़ोन उठाया जाएगा और अगर हमने कोई कंप्लेन बाद में भी लॉन्च की है तो उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो हम प्रेफर कर रहे होते थे कि हम करीम पे जाएँ, 2 पैसे महंगे हों लेकिन उबर ना यूज़ करें। फिर धीरे-धीरे एक ब्रांड भी जो है वो अपनी लॉयल्टी और अपनी कस्टमर जो रिकॉग्निशन है उसको खो सकता है अगर उसकी कस्टमर सर्विस बेहतर ना हो। तो कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट अगर उसकी कस्टमर सर्विस बेहतर है, वो सहूलत दे रहा है कस्टमर को, सेफ्टी दे रहा है, प्रिकॉशंस दे रहा है, तो वो ट्रस्ट डेवलप करता है कस्टमर के दिल में और वो ट्रस्ट जो है वो उसको ब्रांड बनाता है और ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करता है। और वही डिस्ट्रस्ट जो है वो उस ब्रांड को डिक्लाइन की तरफ ले जाता है अगर कस्टमर सपोर्ट ना हो। तो इसीलिए जो हमने पहले स्लाइड देखी थी जिसमें ये बात किया था कि आई हेयर दैट यू आर गुड, तो ब्रांडिंग हमेशा जो वर्ड ऑफ माउथ है उससे बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर ऐड करूँगी, ब्रांडिंग जो है वो सिर्फ कस्टमर्स के लिए नहीं बल्कि ब्रांडिंग जो है जो किसी भी कंपनी के अंदर के लोग हैं उनको भी बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट देती है, उनको भी बड़ा सेंस ऑफ रिकग्निशन देती है, उनको भी ट्रस्ट देती है, उनको भी कंपनी के अंदर काम करने में पॉजिटिविटी देती है। तो ये ब्रांड बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कहूँ इसको हम स्कूल से ज़रा लिंक करते हैं, हम बहुत सारे स्कूल्स के अंदर, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमने काम किया है और क्यों हम चाहते हैं कि वो जो ब्रांडेड स्कूल्स हैं वहाँ हमें नौकरी मिले या जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो नॉन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम वहाँ नौकरी करें, क्यों चाहते हैं हम? कमेंट करेगा कोई? मुझे कौन कमेंट करेगा? अभी आज माहीन की आवाज़ आ रही है मेरे पास, सोबिया को भी मैंने कमेंट दिया, आतिरा आसिया की भी कमेंट आ रहे हैं, कमर साहब, उस्मान साहब का भी आया है, सनोबर भी आई हैं, और कौन मिसिंग है आज? किसने कमेंट नहीं किया? आज तो माशाल्लाह ज़बरदस्त कमेंट्स आए हुए हैं। इरम के कमेंट नहीं आए मेरे पास अभी तक। फातिमा आई हैं आज? फातिमा मुझे नज़र नहीं आई।
जी, ट्रस्ट, रिलायबिलिटी। आतिरा कह रही हैं इट एड्स टू आवर क्रेडिबिलिटी एंड प्रोफेशनल्स एज प्रोफेशनल्स। जी बिल्कुल, अगर हम हाँ जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। जरा आते हैं अपने स्कूल की तरफ। क्यों इम्पोर्टेंट है ब्रांड? एक स्कूल ब्रांड क्यों इम्पोर्टेंट है? आइडेंटिटी क्रिएट करता है, जैसे अभी हमने बात की। अगर हम अपना एक स्कूल ब्रांड बना रहे हैं और हमें उसकी मार्केटिंग करनी है, हम एक स्कूल अपना बना रहे हैं, हमें उसकी मार्केटिंग करनी है, तो ब्रांड किस तरह से हेल्प करेगा? क्योंकि एक आइडेंटिटी है, लोगों का ट्रस्ट है, लोगों की फीलिंग्स उसके साथ अटैच्ड हैं, तो हमें उसकी मार्केटिंग करने में बहुत आसानी होगी। उसको हमें बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ेगा। हमारा मार्केटिंग बजट, हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बहुत रिगरस नहीं होंगी। थोड़ी सी मार्केटिंग से, थोड़ा सा वर्ड ऑफ माउथ फैलाने से और थोड़ा सा विजुअल्स बढ़ा देने से हमें जो है वो हमारे एडमिशन्स भी आएंगे, हमारी ग्रोथ भी होगी। ब्रांड जो है वो एक फर्स्ट इम्प्रेशन है। कितने बड़े सारे स्कूल्स हैं हमारे जिनको हम ब्रांड्स कहते हैं और आंख बंद करके उनके ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक इम्प्रेशन, एक मार्केट क्रिएट कर ली है, उन्होंने एक ट्रस्ट बना लिया है, जिसकी वजह से वो जो है वो सेल हो रहे हैं आज। भले अंदर बहुत सारे लूप होल्स हों, बहुत कुछ हो, लेकिन वो जो एक ट्रस्ट बन गया है उसकी वजह से वो सेल हो रहे हैं। और वो ट्रस्ट उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी सर्विसेज से, अपने कस्टमर सर्विसेज से, अपने प्रोडक्ट से। स्कूल का प्रोडक्ट क्या होता है? बच्चे, बच्चों के रिजल्ट्स, सेटिस्फाइड कस्टमर, स्टेक होल्डर्स का उनके ऊपर जो है वो यकीन, ये सब जो है वो उनको लॉयल बनाता है, ट्रस्ट वर्दी बनाता है, और फिर वो उसके ज़रिए जो है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं चाहूँगी कि आप लोग अगर कमेंट करें, ज़रा हाथ रेस करें और ज़रा मुझे आवाज़ भी तो सुनाएं। कमेंट्स तो माशाल्लाह आज आ रहे हैं, ज़रा आवाज़ें सुनाएं मुझे कि कैसे जो है वो एक स्कूल की आइडेंटिटी हेल्प कर रही है ग्रोथ के अंदर, एक ब्रांड जो है वो हेल्प कर रहा है ग्रोथ में। सोबिया कहना चाह रही हैं कुछ। जी सोबिया। क्या समझ में आ रहा है सोबिया? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी सोबिया, वालेकुम यस अस्सलाम। मैम। मैम, जैसे आपने कहा कि हम जो प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब जो हमारा स्टूडेंट होता है, दैट शुड बी उसकी जो विड्थ है, और आगे बच्चे जिन यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में जाते हैं स्कूल से जाने के बाद, तो दे बिल्कुल शो वट एवर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी एनहेंस थी, या उनकी पर्सनैलिटी कितनी ग्रूम थी, या उनकी जो बिल्कुल लर्निंग हुई थी, जो भी हुई थी, जिस तरह भी थी, उसमें क्रैमिंग का इतना इशू नहीं होना चाहिए जितना आजकल, मतलब जैसे हम एक्टिविटी बेस करवाते हैं तो बच्चों के कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी क्लियर होते हैं। तो ये सब चीजें जब मिलके जब बच्चा बाहर जाता है, तो जब लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, देन दे वांट टू, वो भी चाहते हैं कि उनका बच्चा भी उसी तरह निकले जैसे वो बच्चे को देखते बिल्कुल हुए आ रहे हैं। तो बिल्कुल। फिर हमारी जो है जाहिर बात है क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है किसी भी स्कूल की, किसी भी मतलब ब्रांडेड स्कूल की। और इसमें ये भी होता है कि फिर उनको ये होता है कि अच्छा, एक ब्रांड, अगर एक स्कूल एक जगह पे एस्टेब्लिश्ड है, तो उसकी ओवरऑल मतलब पूरी कंट्री में भी कितनी ब्रांचेस हैं और वो कितनी सक्सेसफुल हैं, ये देखने बिल्कुल भी होता है ना, कि हर जगह कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही शहर में सिर्फ सक्सेस रहे और बाकी जगह वो बस नाम ही रहे, तो फिर लोगों की बिल्कुल थोड़ी सी जो है उसकी सिक्योरिटीज जो है वो डाउन होने शुरू हो जाती है। थैंक बिल्कुल यू मैम। बिल्कुल सही कह रही हैं सोबिया, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि ब्रांड की रिकग्निशन बनाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे जैसे ब्रांड, आपका ब्रांड जो है वो एक्सपैंड करता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, सेम क्वालिटी, सेम प्रोडक्ट जो है वो अक्रॉस उस ब्रांड के साथ जो है वो निकलता हुआ जा रहा हो। अगर एक स्कूल एक जगह पर, एक शहर में कामयाब है, तो वो मुल्क के किसी भी कोने में उसी तरह के बच्चे प्रोड्यूस कर रहा हो,
वो चाहे छोटे से छोटा शहर हो या बड़े से बड़ा शहर हो, जहाँ भी हमने उसकी ब्रांचेस ओपन की हैं, वो हर ब्रांच एक तरह का जो है वो प्रोडक्ट निकाल रही हो, बच्चे एक तरह के हों, बच्चों की वैल्यू सिस्टम एक तरह का हो, बच्चों के अचीवमेंट्स एक तरह की हों, तो बच्चों डिफरेंट एस्पेक्ट जो हम स्किल्स देखते हैं बच्चों के अंदर, वो उसी सिमिलर लेवल की हों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही ग्रोथ देखें, हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहाँ पर एक स्कूल बना, उस स्कूल ने बहुत सारी ब्रांचेस खोली अक्रॉस पाकिस्तान, और फिर उसने अपने ही नाम की फ्रेंचाइजेस देना शुरू कर दी। फ्रेंचाइज सिस्टम क्या है, क्यों जाता है कोई भी एक स्कूल, जो भी स्कूल बनाना चाह रहा होता है, वो क्यों प्रेफर करता है फ्रेंचाइज लेने पे इंस्टेड कि वो एक अलहदा से अपना एक स्कूल खोले? क्यों प्रेफर करता है? वो इसीलिए प्रेफर करता है ना कि उसको मालूम है कि ये एक ब्रांड बन चुका है, लोगों का ट्रस्ट इसके ऊपर डेवलप है, और अगर मैं इसको लूँगा तो वो जो मेरा इनिशियल ब्रांड बनाने की जो मुझे स्ट्रगल करनी है कि मैं अपने आप को पहचानवाऊँ मार्केट के अंदर, मैं अपना वो तो जो एक नंबर ऑफ ईयर्स उसको लगेंगे अपनी पहचान बनाने में, वो नंबर्स ऑफ ईयर्स जो उसको लगेंगे अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करने में, वो बहुत आसानी से उसको कवर कर लेगा और उसकी ग्रोथ जो है वो तेज़ी से होने लग जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं हम जी, एलिमेंट्स ऑफ अ सक्सेसफुल स्कूल ब्रांड। अब स्कूल ब्रांड के एलिमेंट्स होते क्या हैं? हमने कहा था कि एक ब्रांड बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, एक स्कूल ब्रांड में जो प्रोडक्ट है वो बच्चे हैं, बच्चे अच्छे होंगे तो हमारा जो है वो स्कूल का ब्रांड अच्छा होगा, उसको रिकग्निशन मिलेगी। लेकिन क्या सिर्फ बच्चे जो हैं वो एक एलिमेंट है स्कूल ब्रांड का? वो तो हमारा एक आउटकम है जो कि निकला है। वो सारे इनपुट्स जो हम कर रहे हैं अपने स्कूल के अंदर, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है वो बाहर निकल के आउटकम दे रहा है। जी, कौन बात करना चाह रहा है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, जी, माहीन माहिन। है। जी, माहिन। अच्छा मिस कंवल, एक बात जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि हम सब अपने-अपने तौर पे अभी तक जितने भी एक्सपीरियंसेस सबके हैं वो ब्रांडेड स्कूल से भी एसोसिएटेड रहे हैं और हर तरह की इंस्टीट्यूशन से हम लोग का कहीं न कहीं एसोसिएशन रहा है अभी तक लाइफ में। व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि आइदर वो एजुकेशनल बैकग्राउंड का ब्रांड हो या कोई भी किसी भी हवाले से ब्रांड हो, जब आप एक दफ़ा अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बना देते हैं, तो उसके बाद लोगों का ट्रस्ट आप पर इतना ब्लाइंडली हो जाता है कि उसके बाद अगर आपके उस तरह के कोई भी प्रोडक्ट में कुछ भी अजीब चीज़ होती है, लेकिन आप उस लेवल पे पहुँच चुके होते हैं कि जो आपकी सराउंडिंग्स होती है ना, लोग उसकी बुराई को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। ये अब ब्रांड का आप कह लें प्लस पॉइंट होता है उनका या जो भी है, कि जब एक चीज़ ब्रांड बन जाती है तो लोग अगर 50% या 80% लोग भी उनसे एसोसिएटेड रहते हैं और वो एक अच्छे टाइम से उनके मतलब वाकिफ़ होते हैं। उसके बाद अगर उनके उसमें कोई कॉन्स भी आते हैं, तो भी लोग जो हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, किसी हद बिल्कुल तक। ऐसा ही। मतलब मैं देखिए, ऐसा फ़ील यही करती तो हूँ क्योंकि ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि कोई भी चीज़ अजीब नहीं होती। कभी-कभी मतलब कभी ना कभी अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं हर प्रोडक्ट में, कुछ भी। हुँ, लेकिन हुँ, लोग इतना ज़्यादा उस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, चाहे वो बच्चों की हुँ। एजुकेशन के हवाले से हो, कुछ भी हो, और ब्रांड्स को ये बात पता होती है कि अब हम कुछ भी करें, लोगों का हम पे इतना अच्छा ट्रस्ट बिल्ड हो गया है कि वो मानेंगे ही नहीं कि हमसे ये गलती हो रही है। तो ये भी बिल्कुल, एक देखिए एक है पॉइंट मार्केट का। बिल्कुल सही है। देखिए, ब्रांड बनाने में जब आप एक स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद जब ब्रांड बन जाता है, यहाँ पर आपका वैल्यू सिस्टम आ जाता है। अब ब्रांड बन गया, अब आप उस ब्रांड को रिटेन करके उसको और मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, या आप अब ये समझ गए कि जी अब तो मुझे सब कुछ मिल गया, अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। यहाँ पर इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू सिस्टम के साथ जो है वो मिल जाता है कि मेरा स्कूल को जो मैं चाहता था जिस हाइट पे पहुँचाना, या मेरे ब्रांड को जहाँ चाहता था मैंने पहुँचा दिया। अब मैं जो भी करूँ, सैर करूँ, सफ़ेद करूँ, लोग तो मेरे पास आएँगे। लेकिन ये जो ट्रस्ट का एलिमेंट है, ये जहाँ-जहाँ कॉम्पिटिटर्स आना शुरू हो जाएँगे, वहाँ-वहाँ आपकी ग्रोथ के अंदर जब हिस्सेदार आना शुरू हो जाएँगे, तो जित आप आपको अंदाज़ा उस वक़्त नहीं हो रहा होगा कि क्योंकि आप एक पीक पर पहुँचे हुए हैं।
लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप डिक्लाइन की तरफ जा रहे होते हैं। और इसकी एग्जांपल्स मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि सिस्टम्स बड़े बड़े बन गए और उन्होंने उस बात का ख्याल नहीं रखा, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर डिक्लाइनिंग, दे आर जो उनके एडमिशन्स भी कम होते जा रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ भी कम होता जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ आती है, अगर वो रियलाइज़ करेंगे राइट ऑन टाइम और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज वक्फे वक्फे से वो चीज़ें कम होती चली जाएंगी। और बीइंग रिमेन इन डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम्स और ऐसे बड़े बड़े नामों के साथ मैंने उनको डिक्लाइनिंग फैक्टर उनका अंदर से देखा है, बिल्कुल ऐसी होता है। उस्मान साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उस्मान साहब और फिर सनोबर भी कुछ कहना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी उस्मान साहब, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, इसमें ना मैं एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ब्रांडिंग में हम दो चीजों को फोकस करते हैं। जो हमारा स्कूल है, बेसिक ब्रांडिंग एक सर्विसेज बेस्ड ब्रांडिंग होती है और एक प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांडिंग होती है। जो स्कूल्स हैं, जो एजुकेशन है, वो सर्विसेज बेस्ड ब्रांडिंग के जो है ना वो लाइन में आते हैं, और जो प्रोडक्ट बेस में नहीं आते ये स्कूल। इसलिए जो इससे पहले जो मैडम डिस्कस कर रही थी वो 100% जो है ना वो बिल्कुल ठीक डिस्कस कर रही थी। मेरा अपना मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ एक्सपीरियंस रहा है। जो जब जो 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 सर्विसेज है ना, जब सर्विसेज पे कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है ना, तब ये स्कूल की कैटेगरी में, सिर्फ स्कूल की कैटेगरी ऐसी है कि जिसमें जब हम सर्विसेज पे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं, तब हमारा ब्रांड इमेज जो है वो ब्लर होना शुरू होता है। पहले ब्लर होना शुरू होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रिमूव होना शुरू हो जाता है। इसको हम जो है ना एजुकेशनल, खैर तो लैंग्वेज नहीं है, ये बिजनेस लैंग्वेज है। इसको ब्लैंक इमेजिनरी भी बोलते हैं कि फिर इसका इमेज खराब होना शुरू हो जाता है। तो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम अपने सर्विसेज को में यूनिकनेस लाते हुए कोई भी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दें, चाहे वो करिकुलम के हवाले से है, चाहे वो लर्निंग डेवलपमेंट के हवाले से है, तो तब ही हम इस सक्सेस होते हैं। तो इसीलिए एजुकेशन जो है स्पेशली सर्विसेज का ब्रांड होता है, ना कि प्रोडक्ट का ब्रांड है। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा उस्मान साहब आपने। एजुकेशन जो है वो सर्विसेज का ब्रांड है, प्रोडक्ट का ब्रांड नहीं है। लेकिन जो हमारा आउटकम है स्टूडेंट्स, उनको मार्केट के अंदर हम एज अ प्रोडक्ट ट्रीट करते हैं कि वो हमारा प्रोजेक्ट है जो कि हमारा वर्ड ऑफ माउथ बना रहा है। वर्ड ऑफ माउथ के लिए हम उसको एज अ प्रोडक्ट ट्रीट करते हैं। लेकिन वो सर्विसेज जो हैं जो हम स्कूल के अंदर दे रहे हैं, वो कंटिन्यूसली उस ब्रांड की इमेज को बनाने या उस ब्रांड की इमेज को घटाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। वो सारे इनपुट्स जो हम अपने स्कूल के अंदर कर रहे होते हैं। तो अगर हम, सनोबर भी कुछ कह रही थी, सनोबर आपकी बात भी ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम बिल्कुल जो पॉइंट्स आपने भी क्लियर किए हैं या जो अभी उस्मान साहब बात कर रहे थे, वो बिल्कुल 100% वैलिड है। अगर हम स्कूल अगर हम फील्ड में देखें और ब्रांड की हम बात करें, तो सबसे पहले एक ब्रांड बनने में बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर होती है, और मेहनत के साथ में से स्ट्रगल कहूँगी तो वो कम नहीं होगा। क्योंकि देखिए, एक ब्रांड बनना है, समटाइम ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं और जो कुछ ब्रांडेड स्कूल्स होते हैं आप उनकी निस्बत भी बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप उस वक्त ब्रांड, फिर थोड़ा टाइम जब गुजर जाता है, जब आपकी एक रेपुटेशन बिल्ड हो जाती है सोसाइटी में, आपकी एक प्रोडक्ट एज अ स्टूडेंट की शेप में सामने आ चुकी होती है, तो फिर आप एक ब्रांड बन जाते हैं। फिर वही बात है कि इनसाइड अगर कुछ अप एंड डाउन आ जाए तब भी वो आउटसाइड वो मैनेज हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए बस ये है कि इनसाइड आए हुए अप एंड डाउन को हमें टेक केयर करना जरूर है, क्योंकि अगर हम उसको इग्नोर कर देंगे तो वही सारी बात, जैसे कि अभी आपने रेफर किया कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं, पता नहीं चलता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये होता है कि जी एक वक्त आता है कि फलाना स्कूल इस वक्त में ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं है। बिल्कुल, तो इसके लिए बस ये है कि ब्रांड बनने के बाद भी जो है वो स्कूल्स को बेफिक्र नहीं हो जाना चाहिए। उनको मुस्तकिल एक स्ट्रगल करनी है, नए आने वाले वक्त के साथ अपने आप को अपडेट रखना है, अपने आप को स्किल्ड करना है, तो कहीं जाकर के एक ब्रांड परसिस्ट कर सकती है। अदरवाइज डिक्लाइन तो कभी भी आ जाएगा। इस तरह से बिल्कुल ऐसा ही है। और सनोबर ने बड़ी मजे की बात की और इससे अभी हम सब बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे कि कभी भी जो है वो ब्रांड नीचे को आ सकता है, जो कि हमने अभी कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हमारे मौजूद थे
लेकिन उनके अंदर की चीज़ें बहुत खुल के पेरेंट्स के सामने आई, सबके सामने आई कि जी एक्चुअली स्कूल का ब्रांड जो बहुत बड़ा नाम था, वो क्लासरूम्स के अंदर क्या कर रहा था, उसके टीचर की क्वालिटी क्या थी। जब टीचर ऑनलाइन हुई और स्कूल के क्लासरूम्स जो है वो घरों के अंदर शिफ्ट हो गए, फ्लिप हो गए क्लासरूम्स, तो उस वक्त बहुत सारा जो है वो ये चीज़ें सामने आई और उन ब्रांड्स को भी धचका लगा होगा कि अब तक हम जो एक ब्रांड इमेज और एक उसको हम सेलिब्रेट कर रहे थे, वो उस तरह से नहीं है और वो बहुत तेज़ी से नीचे आई है, वो बहुत ओपन हो गई है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखें, ब्रांड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ब्रांड बनता है, ठीक है? जब लोगों का ट्रस्ट डेवलप होता है। और सर्विसेज के मामले में जब हम बात करें तो सर्विसेज के मामले में तो प्रोडक्ट से ज़्यादा टाइम हमें किसी भी ब्रांड को ब्रांड बनने में लगता है, क्योंकि सर्विसेज ओवर द नाइट जो है वो चीज़ों में चेंज नहीं लाती, एकदम से नज़र नहीं आती। स्कूल की बात लें तो 4, 5, 6 साल कम से कम, बहुत भी जल्दी हुए तो 6 साल लगेंगे एक स्कूल को स्टैब्लिश होने में, एक ब्रांड की सूरत में कि ये एक ब्रांड है। लेकिन जो ब्रांडिंग का एलिमेंट है, जो एलिमेंट है स्कूल ब्रांडिंग के, वो सिंस द इंसेप्शन, जब हम स्कूल को शुरू करते हैं उस वक्त से हमें उसका ख्याल रखना होता है। और वो जो उसकी ब्रांडिंग को लेकर चलने वाली बात होती है, वो हमें शुरू से लेकर चलनी होती है, तब वो कहीं जाके ब्रांड बनता है। तो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ तो ब्रांड बनाता ही है किसी ब्रांड को, वर्ड ऑफ माउथ तो किसी भी सर्विस को जो है वो इम्पोर्टेंस दे रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है, जिसके अंदर हम अगर बात करें तो विजुअल आइडेंटिटी ऑफ स्कूल, अगर हम इसी पिक्चर के ऊपर आते हैं, हम बात करते हैं कि विजुअल आइडेंटिटी ऑफ स्कूल जो हमारी है वो क्या है, ब्रांड प्रॉमिस हमारा क्या है। ब्रांड प्रॉमिस क्या होता है? हम जब भी कोई स्कूल बना रहे होते हैं, जब कभी भी हमने एक स्कूल को इस्टेब्लिश किया, हमारा मिशन स्टेटमेंट जो है वो हमारा ब्रांड प्रॉमिस है, और उस ब्रांड प्रॉमिस के अगेंस्ट ही हमारी एफर्ट्स को, हमारी सर्विसेज को मेजर किया जा रहा होता है। हमने वादा किया, ब्रांड प्रॉमिस हमारा है कि हम जो है वो सपोज हमारा मिशन स्टेटमेंट है जो कह रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो वैल्यूज़ के साथ जो है वो स्किल बेस्ड इंडिविजुअल्स हैं, वैल्यूज़ एंड स्किल बेस्ड इंडिविजुअल्स हैं, जो कि मार्केट में अपना रोल, जो कि अपनी ज़िंदगियों में एक लाइफ लॉन्ग लर्नर की तौर से आगे बढ़ेंगे और अपना रोल प्ले करेंगे। सपोज हमारा ब्रांड प्रॉमिस ये है। तो अब जहाँ जो हमारी सर्विसेज होंगी, जो हमारे स्टेप्स होंगे, उनको गेज किया जा रहा होगा हमारे इस ब्रांड प्रॉमिस के साथ कि आया कि हम इसके ऊपर पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते। तो जो ब्रांड प्रॉमिस हमने इनिशियली अपना सेट किया है, उसी के को सामने रखते हुए अगर हम अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करते हैं तो हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं। अगर हम सिर्फ मिशन स्टेटमेंट अपने स्कूल प्रोस्पेक्टस पे या स्कूल साइन बोर्ड पर लगाने के लिए रखते हैं और उसके ऊपर वर्किंग नहीं करते, तो वो जो हमें वर्ड ऑफ माउथ चाहिए, वो जो हमें लॉयल्टी चाहिए, वो जो हमें रिलेशनशिप चाहिए लोगों के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, तो वो हमें नहीं मिल रहा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हमने मिशन स्टेटमेंट बनाया है, हमारा ब्रांड प्रॉमिस है, उसको हम साथ साथ लेके जा रहे हों। पोजीशन स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी टैग लाइन, जितना ज़्यादा हमने आम तौर से देखा गया है कि स्कूल्स को जब हम स्टैब्लिश करते हैं तो हम विजन मिशन स्टेटमेंट्स बनाते हैं, हम अपनी एक टैग लाइन बनाते हैं, लेकिन वो टैग लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर की हद तक रह जाती है, या जब बिल बोर्ड्स बन रहे होते हैं तो उसके अंदर वो छपी हुई होती है। इसके अलावा हम उस टैग लाइन पे, उस ब्रांड प्रॉमिस पे बात नहीं करते। हमारे हमारे स्कूल के अंदर हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारे टीचर्स, हमारी प्रिंसिपल, हमारे बच्चे, उनके उनके पेरेंट्स, वो सब भी अवेयर नहीं होते कि एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं और हमारा क्या मोटो है, हमारी क्या टैग लाइन है, हमारा क्या स्लोगन है, हम किस पर्पस से जो है वो एंटर हुए हैं इसके अंदर। तो किसी भी ब्रांड को, किसी भी को एक्चुअली ब्रांड बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ें जो हम इनिशियली करते हैं वो सिर्फ पेपर के हद तक ना हो, बल्कि उनको जिया जाए। हम कहते हैं ना कि जिया जाए, मतलब वो हमारी सारी एक्टिविटीज़ उसी के अराउंड जो है वो मूव करती हों। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमारी विजुअल आइडेंटिटी ऑफ द स्कूल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमारा लोगो, हम स्कूल्स बनाते हैं, हम लोगो सबसे पहले बनाते हैं, और वो लोगो जो है वो हमारी स्कूल की बच्चों की यूनिफॉर्म की पॉकेट्स पे और हमारे साइन बोर्ड के ऊपर जो है वो लग जाता है। लेकिन
वो लोगो ठीक है, हम लोगो बनाते हैं, लोगो के साथ उसका कलर, ये भी हमारी ब्रांड की आइडेंटिटी होती है कि एक लोगो है, साथ में उसका कलर है, उसका साइज है, ये सारी चीज़ें हमारी ब्रांड की आइडेंटिटी होती हैं जो कि हमें शुरू से बनानी होती हैं और उनको साथ साथ लेके जाना होता है, सिर्फ यूनिफॉर्म पे नहीं, सिर्फ साइन बोर्ड पे नहीं, बल्कि अपने स्कूल के होने वाले हर चीज़ के ऊपर, हमारी बुक्स के ऊपर, हमारी कॉपीज़ के ऊपर, हमारे नोटिस के ऊपर वो चीज़ ब्रांड इमेज के तौर पे, हमारे विजुअल आइडेंटिटी के तौर पे स्कूल की हमेशा रहनी चाहिए। एक और चीज़ जो हम कह रहे होते हैं वो हमने यहाँ पर देखा है कि डिफरेंशिएटर्स, ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। डिफरेंशिएटर्स क्या है? डिफरेंशिएटर्स कोई कमेंट करेगा? डिफरेंशिएटर्स क्या है? हम किसको कह रहे हैं डिफरेंशिएटर्स? डिस्टिंक्टिव फीचर्स, बिल्कुल डिस्टिंक्टिव फीचर्स है हमारे डिफरेंशिएटर्स, यानी हमारा स्कूल बाकी सारे स्कूल से बिल्कुल, स्पेशलिटीज़ क्या हैं हमारी? आतिरा कह रही हैं स्पेशलिटीज़, हरीम कह रही हैं डिस्टिंक्टिव फीचर्स, और कमर साहब कह रहे हैं हमारी स्कूल की क्वालिटीज़ विच अदर्स हैव नॉट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कि हमारे पास क्या ऐसी चीज़ है जो दूसरों के पास नहीं है, हम क्या कौन सी ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं जो साथ में 4 स्कूल 5 स्कूल हमारे ही एरिया के अंदर मौजूद है मगर वो स्कूल्स वो सर्विसेज नहीं दे रहे। तो कौन सा ऐसा डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है जो हमें हमारे कंपेटिटर्स से डिफरेंट करता है, जिसको मार्केट की ज़बान में यूनिक सेलिंग पॉइंट भी कहते हैं, हम यूएसपी भी कहते हैं। तो हमें अपने डिफरेंशिएटर्स बनाने की बहुत ज़रूरत होती है। हर स्कूल एजुकेशन दे रहा है, हम किस किस्म की एजुकेशन दे रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो एजुकेशन मॉडल है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करता है, या हमारा जो मॉडल है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर जा रहा है, या हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन लेकर जाते हैं, या हम एक पूरा स्टेम मॉडल को जो है वो लेकर आ रहे हैं। आजकल ये सारी चीज़ें जो है वो डिफ्रेंसिएशन में आ रही हैं। हमारा मॉडल जो है वो हिफ्ज़ व नाज़रा का मॉडल है, हमारे पास जो है वो कुरान स्टडीज़ को अहमियत दी जाती है। एक बड़ी मज़े की मैंने चीज़ देखी है, एक स्कूल अभी उसकी प्रमोशन हो रही थी, उनकी प्रमोशन में उन्होंने बहुत मज़े की चीज़ रखी। उन्होंने एक वो प्री नर्सरी का स्कूल है, मतलब वो मॉन्टेसरी स्कूल है, अर्ली ईयर्स का स्कूल है, उन्होंने अपने स्कूल में एक नमाज की जगह बनाई हुई, एक मस्जिद बनाई है। तो वो भी एक बड़े मज़े से एक डिफ्रेंसिएशन फैक्टर है उनका, और उसको वो बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि जी हमारे स्कूल में एक मस्जिद का एहतमाम है और वहाँ पर बच्चों के लिए को हम शुरू से जो है वो इस तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह के जो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं स्कूल ब्रांड को ब्रांड बनाने के लिए, जो उसको दूसरे से मुख्तलिफ करते हैं। इसी के अलावा अगर हम देखें तो एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि फाइंडिंग योर वॉइस। फाइंडिंग योर वॉइस ये होती है कि आप किस तरह से अपना व्यू पॉइंट जो है वो पोर्ट्रे करते हैं। ये एक स्कूल ब्रांड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपना व्यू पॉइंट कैसे पोर्ट्रे करते हैं। देखिए हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स क्या क्या हैं। हम वेबसाइट पे कम्युनिकेट करते हैं, हम नोटिस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, हम बिलबोर्ड्स पे कम्युनिकेट करते हैं, हम सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो हमारी जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है ये बड़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें, कि हम जब भी अपने आप को एज अ स्कूल रेफ़र कर रहे हैं तो हम क्या रेफ़र कर रहे हैं। कुछ स्कूल्स, कुछ ब्रांड्स जो हैं वो अपने आप को फर्स्ट पर्सन के साथ रेफ़र करते हैं और वो वी कहकर मुखातिब करते हैं जब अपने स्कूल की बात करते हैं। कुछ स्कूल जो है वो एज अ थर्ड पर्सन अपने स्कूल्स को रेफ़र करते हैं, और वो जब अपने स्कूल की बात करते हैं तो वो नाम के साथ ABC स्कूल हैज़ दिस फैसिलिटी, ABC स्कूल इज सर्विंग इन दिस एरिया सिंस दिस। तो कम्युनिकेशन जो है हमारी, कि हम किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो एक तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। जहाँ भी हम कम्युनिकेट कर रहे हों वो उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हों, उसी फ्लो में कम्युनिकेट कर रहे हो, हमारा व्यू पॉइंट ऐसे ही जा रहा हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी ब्रांड को ब्रांड बनाने के लिए, कि हमारा जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है डिफरेंट मीडियम में वो हम क्या यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह एक और चीज़ आती है, वो आती है
ब्रांड रिकग्निशन में शायद मैंने आपको, मेरे ख्याल से एक चीज़ मैंने मिस की है, जो विजुअल आइडेंटिटी की बात करें, वहाँ पे ईमेल्स हैं, सिग्नेचर्स हैं हमारे, हम ईमेल्स वैसे ही कर रहे होते हैं लेकिन हम उसके अंदर अपने सिग्नेचर्स, अपने लोगोज ऐड नहीं करते। तो ये वाला पॉइंट ऊपर मिस हो गया था मुझसे, जो मैं अब यहाँ पर आपको बताऊंगी। अच्छा, लास्ट हम कहते हैं कि सक्सेस स्टोरीज, जो हमारी ब्रांड स्टोरी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे टेस्टिमोनियल्स जो हैं, हमारे रिव्यूज़, हमारे बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं, हम कितना अपनी सक्सेस स्टोरीज लोगों तक पहुंचाते हैं, ये भी हमारे जो ब्रांड की स्टेप बाय स्टेप स्ट्रगल है उसके अंदर बहुत सपोर्ट कर रहा होता है, कि हमारे बच्चों के, हम जो हमारे एलुमनाई हैं, हम उनके स्टोरीज शेयर करें, हम अपने बच्चों के जो करंट बच्चे हैं उनके टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो अपनी डिफरेंट जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनके साथ शेयर कर रहे हों, हमारे पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हों। सक्सेस स्टोरीज के लिए खुद जिनका स्कूल है वो अपनी स्ट्रगल और अपने स्कूल कि किस किस वजह से उन्होंने शुरू किया, क्या उनका जो है वो विजन था, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, क्या क्या हर्डल्स आए, कहाँ वो अब तक स्टैंड करते हैं और अपने फ्यूचर को वो कहाँ देख रहे हैं। तो खुद जिनका स्कूल है उनको पोर्ट्रे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट्स जो जो हमारे कंपेटिटर्स हैं या मार्केट के अंदर जो एजुकेशन के एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, ट्रेनर्स मौजूद हैं, एजुकेशन कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, उनकी हमारे स्कूल के बारे में क्या राय है, ऐसे टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारे ब्रांड को के स्ट्रगल के अंदर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में। यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन है अगर, तो फिर वरना मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं यहाँ पर एक सवाल करना चाहूँगी कि अगर आपको हम ये कहें कि आपको अपना एक स्कूल ब्रांड जो है उसको लेकर चलना है, एक स्कूल आइडेंटिफाई करना है, तो इन सारी चीज़ों में से आप कौन सी चीज़ लेंगे? अभी हमने बहुत सारी बातें की, विजुअल आइडेंटिटी, ब्रांड प्रॉमिस, पोजीशन स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ों की बात की। आप क्या समझते हैं कि इन सारी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ को पिक करें और मुझसे ये शेयर करें कि इसको आप कैसे अपने स्कूल का कल्चर बना रहे होंगे, कैसे इसको स्कूल के अंदर डेवलप कर रहे होंगे थ्रू डिफरेंट स्ट्रेटजीज। हाथ रेस करें, मैं चाहूंगी कि आवाज आए आपकी किसी भी एक चीज को, कि आप ऐसा क्या करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। फातिमा, यस मैम, आई वुड लाइक टू ऐड अप के यहाँ पे हमारी एक होती है स्टेटमेंट, जो हमारे स्कूल की स्टेटमेंट होती है, जो हमारे स्कूल का एक विजन होता है, दैट होल्ड्स अ वेरी क्रूशियल पोजीशन इन एनी स्कूल। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं, कुछ विजुअल आइडेंटिटीज होती हैं जो अकॉर्डिंगली हम लोग निकालते और डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम स्कूल्स कंसिडर रिलीजन एज द बैरियर, जस्ट लाइक ब्रिटिशर्स, जस्ट लाइक कैम्ब्रिज सिस्टम्स, वो रिलीजन को इस तरह से लाना नहीं चाहते, इनकलकेट नहीं करना चाहते स्कूल में, एज इफ इट लुक के आउटडेटेड स्कूल है ये, इतना कोई बच्चों को आगे नहीं बढ़ा रहा, उसके पर्सनालिटी को ग्रूम नहीं करेगा। इन द सेम वे देयर आर सम स्कूल्स जो रिलीजन को ही इनकलकेट करके उसको एज अ प्रमोशन एलिमेंट यूज करते हैं। तो ये विजुअल इसकी विजुअल आइडेंटिटी की टू कैटेगरीज हो जाएंगी। बट देयर आर सम ऑफ द टाइम्स के जब हम स्टेटमेंट्स को जो होल्ड करते हैं, जब हम अपनी स्टेटमेंट्स को सीरियसली लेते हैं और उसको लेकर चलते हैं, तो यूजुअली आवर स्टेटमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल कि हम लोग अपने स्कूल में कुछ पॉजिटिव चेंज लाना चाहें। आवर स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली the actual thing which are coming up with a change in the school. बिल्कुल, तो बिल्कुल आपने बात सही की, और मेरा सवाल यही है कि अभी जैसे आपने बात की कि पोजीशनिंग स्टेटमेंट या हमारी जो स्कूल टैग लाइन है, दिस इज द एक्चुअल थिंग जिसके अंदर के स्कूल के अंदर चेंज आना चाहिए और आता है। मैं चाहूँगी कि आप सपोज करें कि आपका एक स्कूल है और आपका एक मिशन स्टेटमेंट है, आप स्कूल के अंदर ऐसी क्या एक्टिविटीज़ करेंगी जिससे आपका मिशन स्टेटमेंट स्कूल का कल्चर हो। जी फातिमा, कमेंट करना चाहेंगे आप? उस्मान साहब ने भी हाथ रेस किया था। Ma'am, can you repeat your question,
प्लीज। जी, मेरा क्वेश्चन ये है फातिमा कि जैसे कि अभी आपने बात की कि जो पोजीशनिंग स्टेटमेंट होता है या स्कूल की टैग लाइन होती है जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्कूल के अंदर, उसके ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं ब्रांड बनाने के लिए। यू हैव राइटली सेड। मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज कर रहे हैं कि आपका एक स्कूल है जिसका एक मिशन स्टेटमेंट है, पोजीशन स्टेटमेंट है, आप उसको स्कूल का, उस स्टेटमेंट को स्कूल का कल्चर बनाने के लिए ऐसी क्या स्ट्रैटेजी कर रही होंगी? कोई एक स्ट्रैटेजी अगर आप शेयर कर सकें। जैसे मैंने बात की थी ना कि हम हमारे टैग लाइन्स यूजुअली सिर्फ बिलबोर्ड्स पर लगने के लिए रह Yes, जाते yes, हैं या yes, हमारे yes, स्कूल yes. Got पर्सपेक्टिव। it, got it. Yeah, got it, ma'am. Got it. जी I would like to add up to this point. Actually, I did not get a chance कि मैं इसको further लेकर जाऊं, but I would like to. जी बिल्कुल। इसको इस तरीके से मैं लेकर जाऊंगी. For example, there are some schools who do not promote giving homeworks to the children, extra homeworks. कि वो ये कहते हैं कि जो काम बच्चे स्कूल में कंप्लीट करना चाहते हैं वो स्कूल में ही करें, एक्स्ट्रा होमवर्क्स वो घर पे लेकर ना जाएं. तो ये भी एक स्कूल का मिशन, एक विजन होता है कि वो अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल में ही कवर करवाएं एंड टू गिव देयर पेरेंट्स अ रिलीफ, ताकि वो पेरेंट्स जो फी पे कर रहे हैं स्कूल को दे रहे हैं वो एक्चुअली उन्हें लगे भी कि यस द स्कूल इज एक्चुअली giving a lot to our children, a lot of time, energy and a lot of thing is being given to our children जब हम पैसा पे कर रहे हैं. तो दिस इज समथिंग, कुछ स्कूल्स में ये होता है कि वो होमवर्क की फैसिलिटी जो है वो अपने टीचर्स को कहते हैं कि ट्राई टू address the problems of the children in the school, try to address the concepts which are not clear in the school, उनको extra time दे दें, उनको after school थोड़ा सा time दे दें, थोड़ा सा रुक जाएं और आप after school जो है वो थोड़ा सा बच्चों को time दे दें, but do not give them homeworks. तो ये एक चीज स्ट्रैटेजी टीचर्स और स्कूल्स जो है वो अपनाते हैं so that they are persistent on the vision they are carrying. ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर उनका विजन है कि और उनका टैग लाइन है कि वी डोंट गिव होमवर्क टू स्टूडेंट्स, ठीक है, वो उनकी टैग लाइन है कि वी डोंट गिव होमवर्क टू स्टूडेंट्स सपोज, तो उसके लिए वो अपने स्कूल के अंदर ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाएं कि आफ्टर स्कूल थोड़ा सा टाइम हो या क्लास के अंदर उन सारी चीज़ों को कवर अप किया जाए कि बच्चे जो हैं वो होमवर्क्स लेकर स्कूल ना जा रहे हों. तो इस तरह से हम अपने स्टेटमेंट को, अपने विजन को जीते हैं, अपने स्टेटमेंट के साथ एक कल्चर बनाते हैं स्कूल का. बिल्कुल. Yes, yes. थैंक यू सो मच Thank you, ma'am. Thank you. उस्मान भी कुछ कहना चाह रहे हैं और सनोबर तहसीन ने भी हाथ रेज किया है. तो उस्मान साहब की बात ले लें पहले या सनोबर की लेने? कौन आ रहा है पहले? अस्सलाम वालेकुम. मैम, ये जो अभी आप डिस्कस कर रही हैं टैगलाइंस के हवाले से, तो मैं अपने डेफिनेटली सिस्टम का नाम तो शायद नहीं इतना ज़्यादा वो लेना इस वक्त समझूंगी, लेकिन मैं एक सिंपल से मिसाल देती हूँ कि जैसे मेरा सिस्टम जो है वो इस वक्त तरबिया बेस्ड इस्लामिक मॉन्टेसरी एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी हम सिस्टम ऑफर कर रहे होते हैं. तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं कि हमने तरबिया का पीरियड वंस इन अ वीक एक शेड्यूल कर लिया है हमने, और हमारा जो डेली बेसिस का जो पीरियड्स होते हैं स्टूडेंट्स के जितने भी होते हैं उसमें हम छोटे छोटे से चंक्स अपने तरबिया का जो भी हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं वो हम उसमें ऐड करते हैं. उसके अलावा हम कुछ लेटर्स जो है वो पेरेंट्स को हम भेज रहे होते हैं, उसमें हम पेरेंट्स के हवाले से जो पेरेंट्स को एफर्ट्स करनी चाहिए बच्चे की एक बेहतरीन तरबियत के लिए उस स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर के. देखिए, एक तो जर्नल तरबियत चलती रहती है, अगर हम स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर के तरबियत करें तो उसके उस डोमेन में पेरेंट्स कौन सी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम वो पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनको हम वो लेटर शेयर करते हैं. इसके अलावा ये जितनी भी तरबियत थीम्स होती हैं हमारी, इसको वंस इन अ मंथ हम फिर एक सेलिब्रेशन हम इसकी करते हैं. इसमें स्टूडेंट्स जो है वो अपने कुछ मतलब थीम को ही रख करके छोटे छोटे से स्किट्स बना लेते हैं, उसमें कोई टैबलो दे देते हैं, कोई प्रेजेंटेशन आ जाती है. जैसे अब अगर मैं सिंपल सी मिसाल लूँ कि मैं बच्चों को सिखा रही हूँ शुक्रगुजारी की थीम में सिखा रही हूँ बच्चों को, तो उसको रख करके बच्चों को हम जो है वो एक तो हमने इनको पीरियड एलोकेट किया, दूसरा हमने हर पीरियड में जो भी टीचर जा रही है, अच्छा पहले ये बैक पे टीचर्स की एक ट्रेनिंग होती है, उनकी एक क्लास होती है, उन्हें गाइड किया जाता है कि ये थीम है और आपने अपने सब्जेक्ट में ये एक जनरलाइज बच्चे को इस वैल्यू को इस तरह से सिखाना है. फिर उसके बाद क्या होता है कि एक लेटर हमारी तरफ से पेरेंट्स को जा रहा होता है, उसमें एक पेरेंट्स के लिए भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, बच्चे के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, जर्नल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो घर पे अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सर्कल में वो कैरी कर सके.
और फिर एट द एंड ऑफ द मंथ हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इस तरह से हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी जो हमारी टैगलाइन है हम उसको जो हम कह रहे हैं हम उसको अचीव करें, हम अपने वर्ड्स को, अपने एक्शंस को ओन करें। इसी तरह से और भी बहुत सारी हमारे पास माशाल्लाह से, जैसे मैथ लैब में तो उसके हवाले से हमारे पास लैब्स हैं, कॉम्पिटिशन है, हम उसको वहाँ पे ऑन कर रहे हैं। और अगर बहुत सारी इस तरह से स्टेम के हवाले से तो उसकी एग्जीबिशन है लाइक दिस। थैंक यू सो मच सनोबर। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, अब अगर जैसे ये इन्होंने बात की कि तरबिया बेस्ड, इनकी टैग लाइन है कि जी हम तरबिया बेस्ड एजुकेशन जो है, वी प्रोवाइड तरबिया बेस्ड एजुकेशन। अब उस तरबिया बेस्ड एजुकेशन को सिर्फ अगर हम टैग लाइन तक रह देते हैं तो वो हमारा ब्रांड नहीं बनाएगा। वो ब्रांड तब बनेगा जब हम उसको अपने ज़िंदगी में, स्कूल की ज़िंदगी में जी रहे होंगे, जब हमारे छोटे छोटे से स्टेप्स बच्चों की तरबियत की तरफ जा रहे होंगे, हमारे टीचर्स का फोकस होता होगा। और बहुत अच्छी बात है इन्होंने ये की कि हमारे पेरेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। एक लेटर हर महीने वो लिख रही होती है पेरेंट्स को, हर महीने में एक सेलिब्रेशन हो रही होती है जिसमें पेरेंट्स आते हैं और उन वैल्यूज़ को जो बच्चे सीख रहे हैं उनको खुद ऑब्जर्व करते हैं और उनके साथ उन वैल्यूज़ को बच्चों को साथ साथ ग्रो होते हुए देख रहे होते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक तरबिया बेस्ड मॉडल हमारे सामने आ रहा होगा जिसमें एक अच्छे इक़दार के बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ रहे होंगे। आमना भी हमसे कुछ कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम आमना, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। एक्चुअली मैं भी इसी पे बात करना चाह रही थी कि अब मतलब जो जो हमारी टैग लाइन है, लाइक अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट जहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ तो वहाँ पे हमारी टैग लाइन है कि हम स्ट्रेंथन द लर्निंग, मतलब हमने लर्निंग को स्ट्रेंथन करना है। तो उसके लिए हम ये हो रहा होता है कि हमारे कॉन्टिन्यूस जो डिस्कशन चल रही होती है वो यही होती है कि हमने लर्निंग एक चीज होती है कि हमने बच्चों को क्रैमिंग सिखा देनी है, मेमोराइजेशन पे लगा देना है। तो हमारा इससे हट के थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो टैगलाइन दी हुई है उसके ऊपर हम स्टिक रहें, उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन भी करें, पेरेंट्स के साथ बात भी करें और मतलब डिफरेंट प्लानिंग, जैसे कि अगर हमने उन्हें कोई कंसेप्ट दे रहे हैं, चाहे वो मैथ्स का है, चाहे वो साइंस का है, चाहे वो इंग्लिश का है, वो किसी भी टॉपिक का है, तो वो ऐसा हो कि बच्चों को उसका बेसिक कंसेप्ट समझ आ जाए। वो ऐसा नहीं होता कि हमने लाइक यहाँ पे कुछ ट्रेंड्स ऐसे सेटिंग के एज इट इज जैसा बुक्स में है वो याद करवा दें या वो ही पढ़ा दें, कोई नहीं। उसकी हम पूरी कोशिश हम कर रहे होते हैं कि एक्चुअली बच्चों को पता हो कि अगर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसकी रियल लाइफ में उसकी कहाँ पे जरूरत है या उसको हम रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे मतलब पूरी कोशिश ये होती है कि हम ऐसी एक्टिविटीज प्लान करें, लाइक अगर हम बच्चों के एनुअल इवेंट्स के ऊपर हम ऐसी एक्टिविटीज प्लान कर रहे होते हैं कि बच्चे उसके ऊपर स्टेज पे जाएं, वो उस रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें और उनको उसकी उसको डायग्नोज करें और उसको फिर उसको देखें कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे वो उनकी लर्निंग को स्ट्रेंथ करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहे, बच्चे भी इन्वॉल्व, वीकली बेसिस पे, मंथली में, असेंबली में। तो हम पूरी कोशिश कर रहे होते हैं जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं, बुक्स में पढ़ाएं, वो सिर्फ बुक्स की हद तक ना रहे, वो रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन और उसकी यूजेस जो है वो हम साथ जरूर उनको बताते रहे। थैंक यू आमना, थैंक यू आमना। बिल्कुल ऐसे ये देखिए, अब अगर इनका आमना का पोजीशन स्टेटमेंट है कि जी दे आर स्ट्रेंथनिंग लर्निंग, तो फिर स्ट्रेंथनिंग लर्निंग के लिए सबसे पहली चीज़ आती है, लर्निंग जो है वो स्कूल के अंदर हो रही है और सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली क्लासरूम के अंदर टीचर के हाथ में मौजूद है। तो टीचर का फोकस होना, टीचर को उसके ऊपर ट्रेन होना, तो हमारे स्कूल की स्ट्रैटेजीज में ये होगा कि हमारे टीचर्स उसके ऊपर फोकस होंगे, हमारी स्कूल मैनेजमेंट टीम उसके ऊपर फोकस होगी, सब लोग जो है वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज़ कर रहे होंगे। जैसे उन्होंने बात की कनेक्शन टू रियल लाइफ है, बच्चों को ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे होंगे, बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस दिए जा रहे होंगे, सर्वेज दिए जा रहे होंगे कि जिसके ऊपर बच्चा अपने कॉन्सेप्ट को अपनी ज़िंदगी के साथ कनेक्ट कर रहा हो, सिर्फ टिपिकल टेक्स्ट बुक के साथ नहीं बल्कि मल्टीपल टेक्नोलॉजी और मल्टीपल रिसोर्सेज को यूज़ करके हम बच्चों को स्ट्रेंथन कर रहे होंगे इसके ऊपर। तो ये जब चीज़ें हमारे स्कूल के अंदर हो रही होती हैं तो धीरे 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 हमारा ब्रांड जो है वो बनता चला जाता है। काफ़ी टाइम हमने यहाँ पर लिया और मेरे ख्याल से इसके ऊपर हमें एक समझ आ रही है पूरी के ब्रांड किस तरह से जा रहा है। अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं मार्केटिंग प्लान की तरफ। ब्रांडिंग हमें अच्छी तरह से समझ में आई है और हमें ये भी समझ में आ गया कि अब हमारा ब्रांड तो बन गया, लेकिन मार्केटिंग कैसे करनी है और मार्केटिंग क्यों करनी है, क्यों करने होती है भाई मार्केटिंग हमको। जल्दी जल्दी से मैसेज करते जाइए, चैट बॉक्स पे लिखते जाइए, क्यों करनी होती है हमें मार्केटिंग। हमारा स्कूल तो काम कर रहा है, मार्केटिंग की क्या जरूरत है।
3-4 साल से 5 साल से काम कर रहा है और हर बार हम जो है वो हर साल मार्केटिंग हम कर रहे होते हैं। क्यों करनी होती है हमें मार्केटिंग? टू मेक पीपल अवेयर ऑफ आवर फीचर्स, ये फातिमा कह रही हैं जी बिल्कुल। टू नोटिफाई एंड ऐड, फातिमा कह रही हैं जी। और जी कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए, जबरदस्त आतिरा ने कहा। टू लेट देम नो व्हाट चेंजेस वी बॉट, बिल्कुल मुख्तलिफ चेंजेस भी हमारे पास आ रही होती हैं माहिन। मोर ग्रोथ एंड गेटिंग एडमिशन है ना, बिल्कुल ठीक, हमें एडमिशन हर साल चाहिए। फेमोसिटी सादिया, बिल्कुल अट्रैक्ट द ऑडियंस, ऑडियंस हमें चाहिए जो जो हमारे पास एडमिशन के लिए हमें अपने पेरेंट्स की, हमें कम्युनिटी की अटेंशन चाहिए, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए बिल्कुल कमर साहब भी कह रहे हैं टू अट्रैक्ट पीपल, डेफिनेटली जो हमारे प्रोस्पेक्टिव एडमिशंस हैं, जो लोग हमारे पास आ सकते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। चेंजेस एंड अपग्रेड्स, आसिया इकबाल ने कहा, बिल्कुल हमारे पास बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं, उनको प्रमोट करने के लिए। बिजनेस ग्रोथ एज वेल, माहिन बिल्कुल। उस्मान साहब ने कहा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, बिल्कुल बिल्कुल, जो कहते हैं ना नज़र से दूर और तो आप जहन से दूर, दिल से दूर, नज़र से दूर वाली जो बात है कि अगर नज़र में हम रहेंगे तो लोगों के दिमागों के अंदर रहेंगे। ईयरली ग्रोथ, बिल्कुल हमें स्कूल को आगे बढ़ाना है, एडमिशन हर साल चाहिए। जो बच्चे ग्रेजुएट होते जा रहे हैं वो जाते जा रहे हैं, पीछे हमारी क्लास खाली होती जा रही है, हमें उसके लिए बच्चा चाहिए। और सादिया कह रही है स्कूल नेम ऐड इन ब्रांडेड स्कूल्स, अच्छा ईयरली ग्रोथ, बिल्कुल। तो हमें मार्केटिंग चाहिए, हम सब बड़े आसानी से मोर अर्निंग्स, जैनब ने कहा बिल्कुल, जब अगर हम फॉर प्रॉफिट स्कूल खोल कर बैठे हैं तो हमें अर्निंग्स चाहिए, हमें बिजनेस तो बनाना है, तो बिजनेस के लिए तो हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी। हमारा ब्रांड कितना भी स्टैब्लिश क्यों ना हो जाए, उस्मान साहब की बात बिल्कुल सही कि अगर वो नज़रों से ओझल हो जाएगा तो धीरे धीरे वो फेड ऑफ होता चला जाएगा दिमाग से, दूसरी नई ब्रांड्स जो है, नए चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर शामिल होती चली जाएंगी, उसको कवर करती चली जाएंगी। उस्मान साहब ने कहा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रिटेंशन, बिल्कुल। अच्छा, आज जो है वो शाकिरुल्लाह और ज़ैनब इरशाद जो हैं वो बहुत खामोश हैं, हरीम का मैसेज मुझे पास आया। शाकिरुल्लाह कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? और ज़ैनब इरशाद की भी मैंने आज कोई कमेंट नहीं सुना। जी, आप हाथ रेज करके आवाज़ जो है वॉइस पे बात करना चाहें वो भी कर सकते हैं, आप कमेंट करना चाहें कमेंट भी कर सकते हैं। शाकिरुल्लाह आप कुछ कहेंगे? मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है? हम क्यों करते हैं हर साल मार्केटिंग? इतना पुराना ब्रांड हो गया है, 4-5 साल से हम उस स्कूल के अंदर हैं, एडमिशन भी हमारे पास आते ही हैं, लेकिन हम फिर भी मार्केटिंग करते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल यही वाली बात जो हम सब ने कही कि हमें अपने ब्रांड को की एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ के लिए हमें नए एडमिशन्स हर साल चाहिए। फिर एक बात यहाँ मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स ने की और मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हर बार हम कुछ नया भी करते हैं, हम चेंज लेकर आते हैं, कोई इनोवेशन लेकर आते हैं, तो उसको भी तो लोगों तक पहुंचाना है कि अब हमारे स्कूल में ये हो रहा है, अब हम अपने बच्चों को अपने अपने विजन को फुलफिल करने के लिए, अपने बच्चों के लिए हम अपने स्कूल के अंदर इम्प्रूव किस तरह से इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं, और उसके लिए हम क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें नई इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपनी क्लासरूम के अंदर, अपने स्कूल के अंदर। जैसे नई टेक्नोलॉजी जैसे आई, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आई, लोगों ने उसको अपने पास इंट्रोड्यूस कराया। तो अब हम करा तो रहे हैं, लेकिन अगर हम बताएंगे नहीं लोगों तक तो कैसे उनको पता चलेगा कि हम ये चीज़ करा रहे हैं? तो बिल्कुल ऐसे ही है, हम इसीलिए करवा रहे होते हैं। तो जब हमें मार्केटिंग हर साल ये अपने चीज़ों की करनी पड़ती है इन्हीं सारी रीजंस में, तो उसके लिए हमें एक मार्केटिंग प्लान बनाने की भी बड़ी ज़रूरत होती है। और वो मार्केटिंग प्लान बनाने की ज़रूरत क्यों होती है? वो इसीलिए होती है कि हमारा जो भी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर रहे हैं वो उसकी नीड अच्छे से आइडेंटिफाई हुई भी हो, उसके रीजंस हमें मालूम है, हमें अपने गोल्स और टारगेट्स मालूम हो कि हम क्या कहाँ जाना चाह रहे हैं, ताकि हमारी एक्टिविटी, हमारा बजट, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो एक अच्छा खासा खतीर बजट जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व है, अच्छे खासे पैसे उसके अंदर इन्वॉल्व है मार्केटिंग के लिए। तो हमारा बजट सही डायरेक्शन में लग रहा है क्या? हम जो पैसा लगा रहे हैं उससे हमारे स्कूल की सही नीड
पूरी हो पाएगी जिस मकसद के लिए हमने मार्केटिंग लगाई है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसका एक पूरा प्लान बनाकर जो है वो आगे बढ़ रहे हों। तो जब हम प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास गैप्स जो हैं वो कम होते जाएंगे और हमारा नुकसान कम होगा, और हमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हमें मिल रही होगी कि हमने अगर मार्केटिंग के ऊपर कोई इन्वेस्ट किया है तो हम उसके बाद उसकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न हमें मिल जाएगी उस एक्टिविटी को ख़त्म होने के बाद। अदरवाइज और वो स्कूल की स्ट्रैटेजीज उसके साथ अलाइन नहीं होंगी तो हमें अपना जो उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो नहीं मिल पाएगा। तो सिंपल सा हम इस प्लान की एक थोड़ी सी आउटलाइन ले लेते हैं कि जो मार्केटिंग प्लान होता है वो होता क्या तरीका होता है। तो मार्केटिंग प्लान को भी प्लान आउट करने का एक फॉर्मल तरीका होता है। इस मार्केटिंग प्लान को एक फॉर्मल तरीका बनाने के भी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि हमें खुद, जब भी हमने डिस्कस किया, कि पता हो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से हमारे गोल्स हैं, कैसे अचीव करना है, वो एक क्लियर स्टेटमेंट्स में स्टेप बाय स्टेप लिखा हो, कौन जिम्मेदार है, कौन उनको एग्जीक्यूट करेगा, ताकि हमारे पास खराबी के चांसेस जो हैं वो कम हो। और दूसरा, मार्केटिंग प्लान इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कभी कभी हमको फंड रेजिंग भी करनी होती है। हर बार हमारे पास जो है वो इतना पैसा नहीं होता कि हम वो लगा रहे हों अपनी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी के लिए। तो कभी कभी हमें उस मार्केटिंग प्लान में दूसरे लोगों को शामिल करना पड़ता है, जिसके लिए अगर हमारे पास एक तरीके से मार्केटिंग प्लान नहीं बना हुआ होगा तो हम अपनी रिक्वेस्ट जो है, जो प्रपोजल जो है वो सामने वाले के सामने नहीं रख सकेंगे और उसको क्लियर नहीं हो सकेगा कि आखिर हम चाहते क्या हैं। क्योंकि अगर कोई भी सामने वाला हमारे प्लान में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो ऐसे ही तो नहीं इन्वेस्ट कर रहा। तो इसके लिए भी हमारा मार्केटिंग प्लान को स्ट्रीमलाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केटिंग प्लान की जो पहला कॉम्पोनेंट है, एलिमेंट है, वो कहलाता है एग्जेक्टिव समरी। एग्जेक्टिव समरी, जैसे हम सब जानते हैं, समरी हमारे पूरे प्लान को समराइज कर रहा होगा एक चंक में ऊपर, कि नीचे सब कुछ क्या है, हमारी क्या नीड है, हमारे क्या गोल्स हैं, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारी क्या स्ट्रैटेजीज हैं, हम क्यों ये करना चाह रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, उस सब को समराइज कर रहा होगा एग्जेक्टिव समरी के अंदर। जो दूसरा एलिमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मिशन स्टेटमेंट। ये पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। मिशन स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी है, अभी हमने उस स्लाइड के ऊपर, प्रीवियस स्लाइड के ऊपर बहुत काफ़ी बात की। मिशन स्टेटमेंट इसलिए ज़रूरी है ताकि हम बार बार अपनी स्ट्रैटेजीज को उसके साथ अलाइन कर सकें कि आया कि हम सही ट्रैक पर हैं, आया कि हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है कहीं हम अपने स्टेटमेंट से, अपनी पोजीशनिंग टैगलाइन से हट तो नहीं गए हैं, हमारा जो पर्पस है, जो हमारा विजन है, उससे तो हम हट तो नहीं गए हैं। तो मिशन स्टेटमेंट का मेंशन होना बहुत ज़रूरी है टू रेफर बैक एंड फोर्थ, हर बार अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करते हुए भी और अपनी एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करते हुए भी, अपनी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हुए भी। इसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है हमारी सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी हो सकता है सिचुएशन एनालिसिस हमारे मार्केटिंग प्लान में? जी, सॉट भी किसी ने कहा, बिल्कुल सॉट भी आएगा, सॉट भी आएगा। और एक सिचुएशन एनालिसिस है जो एक ओवरव्यू देता है। सॉट तो हम डिटेल में आगे आते हैं, ओवरव्यू देता है फॉर इम्प्रूवमेंट। जी बिल्कुल, आते रहा, फॉर इम्प्रूवमेंट, किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट? टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। सिचुएशन एनालिसिस इज बेसिकली टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, कि हम किस चीज़ को इस मार्केट प्लान से एड्रेस करना चाह रहे हैं। सपोज हमारे पास एडमिशन्स नहीं आ रहे हैं, ये तो एक मसला है, सही। वो एडमिशन्स क्यों नहीं आ रहे हैं, ये हमारी सिचुएशन एनालिसिस है कि एडमिशन्स हमारे पास नहीं आ रहे, हम ये तो एक बड़ा मसला है, नहीं आ रहे। असल में जो हमें स्ट्रेटजीज जो है वो हेल्प आउट करेंगी, वो आएंगी जब हम ये एनालिसिस कर रहे हों कि ये एडमिशन्स क्यों नहीं आ रहे हैं। ये एडमिशन्स अगर इसलिए नहीं आ रहे हैं कि शायद करीब ही में एक और स्कूल खुल गया है जो कि कुछ डिफरेंट ऑफर कर रहा है, तो हमारे एडमिशन्स वहीं जा रहे हों और हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। तो अब मेरी जब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनेंगी तो वो इसको फोकस करके बन रही होंगी कि मैं अपने स्कूल में क्या नया लेकर आऊँ, और फिर वो मार्केट हो रहा होगा। अगर सिचुएशन एनालिसिस मेरे प्रॉब्लम को कि एडमिशन्स नहीं आ रहे हैं, और मेरा सिचुएशन एनालिसिस ये कहता है कि मेरे पास जो टीचर्स हैं,
वो उनका एट्रिशन बहुत ज़्यादा है, छोड़ छोड़ के टीचर्स बहुत चले जाते हैं। तो इसलिए मेरे पास एडमिशन तो साल के शुरू में आते हैं, लेकिन बच्चे धीरे धीरे मेरे पास से जाना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। और मैंने पूरा एनालिसिस किया और मुझे पता चला कि अच्छा भाई, असल मसला एडमिशन तो नहीं है, लेकिन उसके असल जड़ जो है वो ये है कि मेरे पास टीचर नहीं रुकता है। तो फिर मैं एक और चीज़ ये देख रही होंगी कि जब अगर मेरे पास टीचर नहीं रुकता तो वो क्यों नहीं रुकता? क्या मेरा कंपैटिटर उसको सैलरी जो है वो ज़्यादा दे रहा है, या मेरा स्कूल का कल्चर या एनवायरनमेंट ऐसा है जिसके अंदर वजह से मेरा टीचर जो है वो चला जाता है छोड़ के? तो अगर तो मेरा इंटरनल मसला है तो डेफिनेटली मेरी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो इंटरनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बाहर वालों के लिए है, तो इंटरनल मसला तो मैं अंदर ही बना लूँगी, तो सही करना पड़ेगा मुझे। लेकिन अगर मेरा कोई एक्सटर्नल मसला है कि मेरे कंपैटिटर्स जो हैं वो सैलरी जो है वो ज़्यादा जो है वो ऑफर कर रहे हैं और मेरे टीचर्स वहाँ जा रहे हैं, तो फिर मुझे अपनी पूरी फाइनेंशियल्स को एड्रेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और फिर मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी टू अट्रैक्ट टीचर्स, ताकि टीचर्स उधर आ रहे हों और मैं अपनी टीचर्स की रिटेंशन को बरकरार कर सकूं, ताकि मेरा अल्टीमेटली गोल मेरा बच्चा जो है वो रिटेन करे मेरे पास और मेरे पास एडमिशन्स आए उसके बाद। तो सिचुएशन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रॉब्लम की सही आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। प्रॉब्लम कभी भी ब्रॉडर प्रॉब्लम के साथ ख़त्म नहीं होता, जो है वो एड्रेस नहीं किया जा सकता जब तक हम उसके रूट कॉज तक नहीं जाते। इसके बाद सॉर्ट की बात अभी यहाँ पर हमने की थी, किसने की थी हमारे साथ? तो सॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉर्ट क्या है, बताएंगे कोई हमें सॉर्ट क्या है? SWOT। स्ट्रेंथ, जी आतिरा जी, स्ट्रेंथ वीकनेस हरीम, थ्रेट्स जी, अपॉर्चुनिटीज, हाँ जी, स्ट्रेंथ वीकनेस थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ये है हमारा स्वॉट। और स्वॉट हमसे क्या कहता है? स्ट्रेंथ किस चीज की स्ट्रेंथ है? हमारी स्ट्रेंथ। और वीकनेस, स्वॉट को अगर हम डिफाइन करें तो स्वॉट जो है वो दो हिस्सों में डिफाइन होता है, एक हमारा इंटरनल और एक है एक्सटर्नल फैक्टर। तो जो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो हमारा इंटरनल फैक्टर है, और जो हमारे थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर होता है। यानी हमें क्या चीज़ अंदर से कमज़ोर कर रही है? क्या मेरे पास टीचर अच्छा नहीं है, वो मुझे अंदर से कमज़ोर कर रहा है? क्या मेरे पास फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, वो मुझे अंदर से कमज़ोर कर रहा है? क्या मेरे पास जो है वो करिकुलम जो मैंने जो सेलेक्ट किया हुआ है उसमें लूप होल्स हैं, या मेरे पास टीचर ट्रेनिंग का फुकदान है जो मुझे अंदर से जो है वो वीक कर रहा है? और स्ट्रेंथ इसी तरह से कि मुझे अंदर से स्ट्रेंथ किस चीज़ से मिल रही है, मैं मेरी कौन सी चीज़ है जो मुझे दूसरों से प्रोमिनेंट करती है और मुझे आगे लेके जाती है। हो सकता है कि मेरे टीचर्स मेरी स्ट्रेंथ हों जो कि कई सालों से मेरे साथ लॉयल हैं, ठीक है। अब टीचर्स की लॉयल्टी मेरी स्ट्रेंथ है, और हो सकता है बहुत सालों से काम करते हुए वो अपनी मखसूस पेडागोजी के अंदर रहते हुए जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते या नई चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। टीचर मेरा बहुत अच्छा है जिसको मैं जाने नहीं देना चाहती और वो रुका हुआ है मेरे पास, ये मेरा स्ट्रेंथ है। लेकिन मेरा वीकनेस मुझे ये कह रहा है कि मेरा टीचर जो है वो नई चीज़ों की अप्रोच की तरफ नहीं जा रहा, जिसकी वजह से मुझे ये थ्रेट है कि मेरे बच्चे जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, एडमिशन्स उनके बाहर जा रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे पास नहीं आ रहे, वो छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं और नए एडमिशन्स भी नहीं आ रहे। ये मेरा थ्रेट है। और जहाँ मेरा थ्रेट है वहीं मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी भी है, और वो अपॉर्चुनिटी क्या है? वो अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं टीचर्स की ट्रेनिंग कराऊंगी, क्योंकि मेरा टीचर पुराना है, रहने वाला है और हमेशा मेरे साथ इतने सालों से रह रहा है। तो मैं अगर इन टीचर्स की ट्रेनिंग कराती हूँ और मैं इन टीचर्स को मोटिवेट करती हूँ, नई चीज़ों की तरफ लेकर आती हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा टीचर ट्रेन होने के बाद भी फिर यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि वो मेरे साथ लॉयल है। तो मैं तो बहुत जल्दी से अपने इस थ्रेट को ओवरकम कर लूँगी। एम आई मेकिंग माई पॉइंट क्लियर? ये कनेक्शन समझ में आ रहा है जो मैंने यहाँ पर अभी बनाया कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, हमारी थ्रेट और अपॉर्चुनिटी जो है वो कनेक्टेड है। हमारे अंदर हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर हमारी वीकनेस है, और उसकी वजह से जो भी थ्रेट हमारे पास है वही हमको एक नया मौका भी दे रहा है। जी, थैंक यू आतिरा, आपको भी समझ में आया। आमना, थैंक यू, थैंक यू।
तो ये होता है स्वॉट एनालिसिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम बैठें तो हम स्वॉट एनालिसिस कर रहे हों, स्ट्रेंथ वीकनेस और अपने थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रख रहे हों। और स्वॉट एनालिसिस कब हमारा फ़ायदेमंद होगा, जब ना कि सिर्फ हम कर रहे हों बल्कि हमारा स्कूल हमारा जो प्रिंसिपल है वो भी कर रहा है, हमारी जो टीम है पूरी, जो हमारे टीचर्स हैं, हर कोई उस स्वॉट एनालिसिस का हिस्सा है। तो हमारे पास एक 360 व्यू आएगा, पूरे स्कूल का एक 360 व्यू आ रहा होगा हमारे पास। तो हमारा जो एनालिसिस है वो बहुत क्लियर और बहुत डिफाइंड होगा। उसके ऊपर जो बनी हुई स्ट्रैटेजीज होंगी वो बहुत एक्यूरेट होंगी और फिर उनके रिजल्ट्स भी हमको अच्छे आ रहे होंगे। अच्छा जी, एक और चीज़ जो हमारे पास फिर हमारे प्लान का हिस्सा होती है वो है टारगेट मार्केट रीच। यानी अब जो हमने एक्टिविटी जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है और हमने स्वॉट बनाया है, उसके बाद हम किस मार्केट को टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी अगर हम इसी को एग्जांपल लेते हैं कि हमारा बच्चा बाहर जा रहा है और हमने ये एनालिसिस कर लिया, इसको करके हम टारगेट किसको करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा था कि जो नियर बाय स्कूल्स हैं वहाँ पर क्योंकि टीचिंग स्ट्रैटेजीज बड़ी अच्छी हैं और नई नई इनोवेशन लेकर आ रही है, तो मेरी टारगेट मार्केट जो है वो मेरी विसिनिटी है। मुझे बहुत बड़ा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मसला जो है मेरी विसिनिटी में से ही हल हो जाएगा कि अगर मैं ये चीज़ें लेकर आ रही हूँ अपने स्कूल में, नई चीज़ों को इंक्लूड कर देती हूँ जिसकी वजह से मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, स्कूल के अंदर नहीं रह रहा, तो जो कंपैटिटर्स हैं जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं एक थ्रेट बन जाऊंगी। और मेरी विसिनिटी को मुझे टारगेट करना है, तो मेरी सारी स्ट्रैटेजीज, मेरा सारा बजट उसी के हिसाब से होगा, अपनी विसिनिटी के अंदर, अपने एरिया के अंदर मैक्सिमम। फिर जो एक और चीज़ हमारे शॉर्ट के अंदर आ जाती है वो कस्टमर पर्सोनाज आते हैं। यानी हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो साथ में लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो कम्युनिटी है, उनका क्या पर्सोना है, वो कैसे चीज़ों को देखते हैं, उनका व्यू पॉइंट क्या है। जो हमारे कम्युनिटी है, जो इर्द गिर्द में हमारे पोटेंशियल पेरेंट्स हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं हमारे, जो कि आगे आएंगे, वो उनकी अप्रोच किस तरह की है। जब उनकी अप्रोच हमारे सामने होगी तो मेरी स्ट्रैटेजीज उसी की तरह से अलाइन होंगी। अगर मेरी पेरेंटल कम्युनिटी या मेरी जो एक्सटेंडेड कम्युनिटी है उसकी अप्रोच है कि वहाँ पर एक कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम है, वो वहाँ कैम्ब्रिज स्कूल्स की तरफ जाते हैं, वो मैट्रिक बोर्ड की तरफ या फेडरल बोर्ड की तरफ या नेशनल बोर्ड की तरफ नहीं जा रहे होते, तो मेरा पर्सोना, मेरा कंज्यूमर का, कस्टमर का पर्सोना ये है कि उसको एक कैम्ब्रिज स्कूल उधर चाहिए। तो मेरी शायद मुझे अपने यहाँ एक कैम्ब्रिज स्ट्रीम भी इंट्रोड्यूस करानी पड़ जाए, क्योंकि मेरा कंज्यूमर जो है वो इसकी तरफ जा रहा है, मेरा कस्टमर उसकी तरफ जा रहा है, मेरी कम्युनिटी, मेरा स्टेक होल्डर्स उस तरफ है। जब हम ये सारी चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं, फिर हमें अपने कुछ ऑब्जेक्टिव जो है वो बनाने पड़ते हैं। और स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना कि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। जी, ज़रा जल्दी से जो है वो बताते जाएं, क्या है स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। एस क्या है? हाँ जी, स्पेसिफिक, शाबाश शाबाश। आगे एम, जबरदस्त, मेजरेबल, वेरी गुड। ए, अटेनेबल। आर, वेरी गुड, शाबाश। आर, रियलिस्टिक, बहुत ज़रूरी है रियलिस्टिक होना। एन टी, टाइमली, टाइम बाउंड होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब हम ज़रूर देखते हैं, लेकिन वो ख्वाब हकीकत के करीब होना ज़रूरी है। ख्वाब देखना बड़े बड़े बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो हकीकत से करीब तरीन नहीं होंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऐसे नहीं होंगे, तो रियलिस्टिक नहीं होंगे, तो हम उनको अचीव नहीं कर पाएंगे, तो हम उनसे रिजल्ट्स नहीं हासिल कर पाएंगे। और टाइम बाउंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने टाइम बाउंड ना किया, हमारी स्ट्रैटेजीज चलती चली गई, तो डेफिनेटली हम अपने जो टारगेट है उस तक नहीं पहुंच सकेंगे। और जब वो टाइम से बाहर निकल जाएगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न नहीं मिल रहा होगा, हम उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल पाएंगे, मार्केटिंग प्लान हमारा फेल हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो चीज़ हमारे पास आती है जो कि मार्केटिंग प्लान का हिस्सा है, वो हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं।
ये हम मार्केटिंग का स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो हैं वो हैं हमारे उस प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव्स, और मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लिंक करेंगे हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर कि मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव उस स्ट्रैटेजी से हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं, ये मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। इसके बाद की जो चीज़ है जो हमारे पास आती है वो मार्केटिंग चैनल्स, जो चीज़ हमें ऐड करनी है कि हम ये चीज़ें किस चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कि जी हमारे स्कूल में आप कैम्ब्रिज स्ट्रीम हाईलाइट हो गई है, या हमारे स्कूल में टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर और हम नई इनोवेशन लेकर आए हैं, इसको हम किस तरह से चैनल कर रहे होंगे, किस तरह से लोगों तक पहुंचा रहे होंगे, तो वो मार्केटिंग चैनल हमारे पास आएंगे। यानी हम उसको सोशल मीडिया के थ्रू जा रहे हैं, हम हैंड टू हैंड पैम्फलेट्स के ऊपर जा रहे हैं, हम कम्युनिटी मीटिंग्स कर रहे हैं, हम ओपन हाउस कर रहे हैं उसके अंदर बता रहे हैं, हम एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं, हम बिल बोर्ड्स पे चला रहे हैं, हम किस तरह से, तो हमारा उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को मार्केट तक पहुंचाने के लिए चैनल कौन सा यूज़ कर रहे होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन सबको देखते हुए हमारा मार्केटिंग बजट होगा क्या, हमें किस एक्टिविटी के लिए, अगर हमें अखबार में खबर देनी है या हमें पैम्फलेट छपवा कर बंटवाने हैं, तो अगर पैम्फलेट छपवाने हैं तो उसके लिए मुझे कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। अगर मेरी स्ट्रैटेजी ये कहती है कि मुझे लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का लेना है और शायद मुझे वहाँ पर अपनी वेबसाइट पे डालना पड़े, तो फिर मेरा वेबसाइट डेवलपर जो है वो कोई नई चीज़ कंपोनेंट को ऐड करने के लिए मुझसे कितना पैसा लेगा। तो इस सारी चीज़ों का ख्याल हमें मार्केटिंग का जो बजट है उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। तो जब ये पूरा प्लान हमारा बन जाता है तो ये प्लान को फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं, और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल लोगों को, अपने टीचर्स को, अपने स्टाफ को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करते हैं, क्योंकि अकेले पॉसिबल नहीं है। और इसके ऊपर फिर हम वर्किंग करना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में स्लाइड पे बताया था कि जो हमारा मार्केटिंग प्लान है वो उसके दो पर्पस हैं। एक तो हमारा अपने इंटरनल बजटिंग के लिए, अपनी चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करने के लिए, प्लस इसका दूसरा पर्पस ये भी होता है कि समटाइम जब हम इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे होते हैं फ्रॉम आउटसाइड, तो हमारा ये मार्केटिंग प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग प्लान हमको जो इन्वेस्टर है उसके सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ तक हमने बहुत सारी बात की। हमने यहाँ पर ये बात की कि हम जो है वो मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, ब्रांडिंग क्या है, और ब्रांडिंग की सबसे हमने बात की कि ब्रांडिंग जो है वो ट्रस्ट का नाम है, ब्रांडिंग जो है वो लॉयल्टी है। हम स्टेप बाय स्टेप ब्रांडिंग के प्रोसीजर से गुजरते हैं, हम अपना लोगो भी बनाते हैं, हम कलर भी बनाते हैं, हम अपनी ब्रांड आइडेंटिटी भी क्रिएट करते हैं, हम कम्युनिकेशन में भी इसका ख्याल रखते हैं, हम अपना मिशन पोजीशन स्टेटमेंट भी बनाते हैं, हम अपनी स्टोरीज भी बना रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो किसके लिए कर रहे हैं? वो हम कर रहे हैं अपनी मार्केट के लिए, अपने पोटेंशियल कस्टमर के लिए, ठीक है ना। तो एक स्कूल के जो अपनी कम्युनिटी के लिए, बेसिकली जो स्कूल कम्युनिटी है उसके लिए हम ये सारे काम कर रहे हैं। तो स्कूल की कम्युनिटी क्या होती है, कौन कौन शामिल होता है स्कूल की कम्युनिटी में? जल्दी से बताएंगे कौन कौन शामिल होता है? थोड़ा सा टाइम रह गया है हमारा, और हमारी स्लाइड भी बस अब थोड़ी सी रह गई है। बहुत स्टेक होल्डर्स, ऑल स्टेक होल्डर्स, कौन कौन होते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स? जी, आतिरा कह रही हैं स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और नेबर्स होते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स। बिल्कुल। कमरुद्दीन साहब कह रहे हैं ऑल स्टेक होल्डर्स, जिसमें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स आते हैं। आसिया ने भी स्टेक होल्डर्स कहा है। कमर साहब कम्युनिटी मेंबर्स, बिल्कुल कम्युनिटी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्टरेट, बिल्कुल। एवरीबडी लिंक विद द सिस्टम, सनोबर तहसीन, बिल्कुल। मिनिस्ट्री एटसेट्रा, बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे स्टेक होल्डर्स अब बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमारा जो स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर भी दो तरह के होते हैं। एक हमारा जो है स्टेक होल्डर वो होता है जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर होता है, और एक हमारा इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर होता है हमेशा। स्टेक होल्डर की अगर हम बात करें तो स्टेक होल्डर क्या है? स्टेक होल्डर हम उनको कहते हैं जिनका या तो पैसा या उनकी आइडेंटिटी या उनका फ्यूचर एट स्टेक हो किसी चीज़ के साथ। अगर हमारे पास हमारे स्कूल में लोग आ रहे हैं तो स्टेक क्या क्या स्टेक पर है? पेरेंट्स हैं, उनके बच्चों का फ्यूचर स्टेक पर है,
तो पेरेंट हमारा जो है वो स्टेक होल्डर हुआ। बच्चे हैं, जाहिर है उनका फ्यूचर और उनकी पर्सनालिटी, उनका करेक्टर, हर चीज़ एट स्टेक है हमारे पास, तो हमारा बच्चा हमारा स्टेक होल्डर है। हमारे टीचर्स हैं जो कि जिनकी रोज़ी हमारे साथ लगी है, जिनका प्रोफेशनल करियर हमारे साथ है, जिनकी ग्रोथ हमारे साथ एट स्टेक है। हम ग्रो करेंगे, जैसे हमने बात की, तो ब्रांड ग्रो करता है तो हर कोई ग्रो करता है, ब्रांड ग्रो करता है तो हर एक को अच्छा महसूस हो रहा होता है। तो हमारे स्टेक होल्डर्स हमारे टीचर्स हैं। तो स्कूल के अंदर होने वाले तमाम लोग, टीचर, वो टीचर हो, वो स्टूडेंट हो, वो पेरेंट हो, वो स्कूल मैनेजमेंट के डायरेक्टरेट्स हों या स्कूल ओनर्स हों, ये सारे के सारे हमारे डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं। और कुछ हमारे इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। जो इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स होते हैं, रिसोर्स स्टाफ, बहुत अच्छी बात सोबिया, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो हमारा नॉन फैकल्टी स्टाफ होता है स्कूल के अंदर, जो हमारा रिसोर्स स्टाफ होता है, जेनिटोरियल स्टाफ होता है, हमारी आया होती हैं, हमारे चौकीदार होते हैं, हमारे अकाउंट्स के लोग होते हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, तो वो सारे लोग हमारे स्टेक होल्डर्स के अंदर शामिल होते हैं, डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स के अंदर। और इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स के अंदर उस स्कूल की बाउंड्री से बाहर भी तो एक दुनिया है। तो वो जो बाहर की दुनिया है, जिसमें हमारा नेबरहुड आ जाता है, वो जो कम्युनिटी आ जाती है जिसके अंदर वो स्कूल एग्जिस्ट करता है, वो भी हमारा जो है वो स्टेक होल्डर शुमार होता है। तो अगर हम देखें तो एक स्कूल कम्युनिटी जो क्रिएट होती है वो 3 मेजर स्टेक होल्डर्स के साथ क्रिएट होती है। और वो 3 मेजर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो होते हैं फैमिली, वो खुद एक स्कूल, और इर्द गिर्द का जो नेबरहुड है, जो एरिया है, वो कम्युनिटी। ये 3 मेजर स्कूल कम्युनिटी के स्टेक होल्डर्स होते हैं। और अगर हम देखें इस पिक्चर के अंदर, तो ये इस पिक्चर में एक ट्राइंगल के साथ ये तीनों अटैच्ड हैं, यानी ये तीनों जो है वो एक दूसरे का लाजिम मलजूम हिस्सा है, एक का असर दूसरे के ऊपर पड़ रहा होता है। तो फैमिली और स्कूल का असर एक दूसरे के ऊपर पड़ रहा होता है। अगर फैमिली में एजुकेशन की तरफ या वैल्यूज़ की तरफ हमारे स्कूल्स का अक्सर जो है वो ये अब शिकायत होती है कि बच्चे घर से ही, वैल्यू सिस्टम हमारे घरों में ही ख़त्म हो गया है, तो वो उसका असर स्कूल में आता है। और हम स्कूल में कितना भी सिखाएं, बच्चा जो है वो अपने वैल्यूज़ जो अपने घरों से लेकर आ रहा होता है, उसका असर अपने लिए भी और अपने साथी फेलोज़ के लिए भी अच्छा या बुरा असर क्रिएट कर रहा होता है। तो और फैमिली भी हमसे बार बार ये कह रही होती है कि जी स्कूल से बच्चा सीख के आता है, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, स्कूल से बच्चे ने ऐसी बातें सीखी हैं, हमारे घर में तो ऐसी बातें नहीं होती। तो फैमिली और स्कूल तो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ लिंक है और हम अक्सर इसके ऊपर बातें कर रहे होते हैं। लेकिन जो कम्युनिटी है, जो स्कूल के बाहर के लोग हैं, जो हमारा नेबरहुड है, हम उसको भूल जाते हैं। और वो नेबरहुड इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी स्कूल कम्युनिटी का कि क्योंकि वो नेबरहुड जो है वो, उसके बच्चे हमारे पास नहीं हैं, वो जो है वो हमारा क्लाइंट नहीं है, कस्टमर नहीं है, लेकिन वो हमारा पोटेंशियल क्लाइंट और पोटेंशियल कस्टमर है। तो अगर उस कम्युनिटी को हम शामिल नहीं करते अपने स्कूल के अंदर, अगर उस कम्युनिटी को हम एड्रेस नहीं कर रहे होते, उसके इश्यूज़ को नहीं देख रहे होते और उसका ख्याल हम नहीं रख रहे होते, तो हम इनडायरेक्टली अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, इनडायरेक्टली अपने स्कूल के ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, और इनडायरेक्टली हम अपनी ग्रोथ को परेशानी के अंदर डाल रहे होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक फैमिली, स्कूल और इर्द गिर्द की सराउंडिंग जो भी हमारे स्कूल के अंदर है, जो हमारे स्कूल के साथ साथ है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों। और जितना एक स्कूल अपने आप को एक स्कूल के अंदर के लोग, टीचर, बच्चा और स्कूल का स्टाफ और ओनर और प्रिंसिपल और स्कूल मैनेजमेंट टीम जितना फ़ख्र महसूस कर रही होती है उस स्कूल के लिए अपने अंदर, उतनी ही उसकी फैमिली भी, वहाँ जो पेरेंट्स आ रहे हैं, जो फैमिलीज़ आ रही हैं, वो भी फ़ख्र महसूस कर रहे हों, और जो इर्द गिर्द की कम्युनिटी है वो भी उस स्कूल को उतना ही फ़ख्र महसूस करे और उतना ही ओन कर रही हो। तो ये हमारी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़
जब हमने जो सेकंड वाला हमारा मॉड्यूल था, जब हम इमरान साहब का मॉड्यूल सुन रहे थे, उसके अंदर आईएसओ का एक एलिमेंट था जिसके अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट और कम्युनिटी इंगेजमेंट के लिए बहुत बात की गई थी। और ये इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसका इम्पैक्ट हमारे स्कूल की इमेज और ग्रोथ पे आ रहा होता है। अब अक्सर हमने देखा है कि देखें, हम स्कूल बना लेते हैं, अपने बहुत सारे ब्रांचेस ओपन कर लेते हैं, हमारे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हम जिस विसिनिटी में अपना स्कूल खोलने जा रहे हैं, हम ये नहीं देखते कि इर्द गिर्द में सारा रेजिडेंशियल एरिया है और सुबह आते जाते में वहाँ जो लोगों को परेशानी होती है बच्चों को पिक करने में, ड्रॉप करने में, वो तो चले फैमिली का मसला है कि जो पेरेंट्स हैं जो लेकर आ रहे हैं, जिनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन जिनके बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो हमारे उस स्कूल की सराउंडिंग में हैं, वो किस कदर सफ़र कर रहे होते हैं और वो उसके ऊपर जो है उनके लिए हम उनके पास हमारे स्कूल के लिए रिमार्क्स किस तरह के होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम अपना ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, जब भी हम कोई स्टेप लेने जा रहे हैं, तो कम्युनिटी को, सराउंडिंग को अपने साथ शामिल कर रहे हों। हम अगली स्लाइड में ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम स्कूल कम्युनिटी को कैसे जो है वो स्ट्रेंथन कर रहे होंगे और उसको सस्टेन कर रहे होंगे अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज के ज़रिए। ठीक है, हमने पहली बात यहाँ लिखी है कि फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हों हम टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। अगर हमारी कम्युनिटी इर्द में ऐसी है कि जिसको फंडिंग की ज़रूरत है, तो हम उसके ऊपर जो है फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हों, हम रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हों। देखें, हमारे स्कूल के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उनको हम ज़ाया करते हैं या उनको हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक बड़ी अच्छी सी कुछ लोगों की एग्जांपल्स हैं कम्युनिटी को अपने साथ शामिल करने के लिए। बहुत सारे स्कूल्स ने ऐसे किया है कि उन्होंने अपने स्कूल्स में जैसे आरओ प्लांट्स लगा दिए। अब जो स्कूल की कम्युनिटी है इर्द गिर्द में, वो जब उस आरओ प्लांट से को वो अलाउ करते हैं, उसके आरओ प्लांट्स हैं, उसका सारा सिस्टम बाहर को लगा हुआ है, तो इर्द गिर्द की कम्युनिटी उससे फ़ायदा हासिल कर रही है। तो इनडायरेक्टली उसका जो आपके स्कूल के लिए इमेज है, उसका जो आपके स्कूल के लिए एक दिमाग है, वो चेंज होता चला जा रहा है और उसकी लॉयल्टी, उसकी हमदर्दी, उसकी अट्रैक्शन, उसकी अफेक्शन हमारे स्कूल के साथ जो है वो बनती चली जा रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है, हम अपने स्कूल के बाहर, हमारे स्कूल के बहुत सारा गार्बेज है, हमारे बच्चों के की चीज़ें हैं। अब बहुत सारे स्कूल्स के बाहर मैंने देखा है कि वो चीज़ें वैसे ही बाहर पड़ी हुई होती हैं। कम्युनिटी उससे कितना परेशान होती है और कम्युनिटी आपके स्कूल का इमेज क्या ले रही है, हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। यहाँ पर इस स्कूल में बच्चों को इतना भी नहीं सिखाया जाता, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह अगर हम अपने स्कूल की कम्युनिटी को, जिसके अंदर फैमिली, स्कूल के अपने लोग और कम्युनिटी मेंबर्स जो सराउंडिंग है, उनको शामिल करना चाहते हैं, तो हम अपने आप को कम्युनिटी इवेंट्स के अंदर इंगेज करें। हम अपने पास ऐसे इवेंट्स करें जिसमें कम्युनिटी को इनवाइट करें। हम अक्सर स्कूल्स में क्या करते हैं, हम अपने पेरेंट्स को तो इनवाइट कर रहे होते हैं, लेकिन जो सराउंडिंग कम्युनिटी है, हम उसको इनवाइट नहीं करते अपने स्कूल्स में। जब वो आकर हमारी पार्टिसिपेशन लेवल, हमारे बच्चों का, हमारी डेडिकेशन, हमारे एफर्ट्स को देखेंगे, तो वो वर्ड ऑफ माउथ, जिनके बच्चों ने नहीं भी पढ़ना, वो अपने रिश्तेदारों को, वो अपनी फैमिलीज़ में, वो अपने जान पहचान वालों में बताएंगे कि जी हमारे स्कूल में, हमारी इलाके में एक ऐसा स्कूल है जो कि बहुत अच्छे से जो है वो रन कर रहा है और मैं खुद शाहिद हूँ, मैंने तो खुद जाकर देखा है और मैं तो खुद जाना है उन बच्चों को। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम इसके ज़रिए जब हम उनको इनवाइट करें अपने पास और हम उनके इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम उनको अपने इवेंट्स में इनवाइट करें, सिर्फ पेरेंट्स नहीं बल्कि एक्सटेंडेड कम्युनिटी को भी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एज अ सोसाइटी भी हमारे पास बहुत ज़रूरी है, जो हम कम्युनिटी सर्विस की बात करते हैं। हम अपने बच्चों को जहाँ वैल्यूज सिखाने की बात करते हैं, जहाँ हम स्किल सिखाने की बात करते हैं, वहाँ हम बच्चों के अंदर कम्युनिटी सर्विस नहीं दे रहे। जब हम कम्युनिटी सर्विस का रुझान बच्चों के अंदर पैदा करेंगे और बच्चे मिलकर कम्युनिटी के मसाइल को हल करने के लिए बाहर निकलेंगे, तो ऑटोमेटिकली देखें वाइस वर्सा वाली चीज़ है और दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। बच्चे के अंदर जो है वो कम्युनिटी सर्विस, सोसाइटी का ख्याल, एक मुल्क का अच्छा शहरी के तौर पे वो बाहर आ रहा है, कम्युनिटी सर्विस और सोसाइटी का सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है। और
और वो इमेज जो है वो कम्युनिटी में क्या जा रहा है, वो इमेज कम्युनिटी में जा रहा है कि ओहो कितने वेल ग्रूम, कितने समझदार, कितने तमीज़ के बच्चे, स्कूल कितना एफर्ट कर रहा है इन बच्चों को आगे बढ़ाने में। तो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली हमारी मार्केटिंग और ब्रांडिंग को सपोर्ट करेंगी। ये जो सारी स्ट्रैटेजीज हम कर रहे होंगे तो हमारी कम्युनिटी स्ट्रेंथन होती चली जाएगी। ना सिर्फ हमारा पेरेंट हम पे ट्रस्ट करेगा बल्कि बाहर के लोग भी हम पर उसी तरह से ट्रस्ट कर रहे होंगे और आगे ग्रो कर रहे होंगे। तीन बहुत यहाँ पर मैं एक बात को करूँगी कि ये तो हमने आउटसाइड कम्युनिटी की बहुत सारी बात की। जो पोटेंशियल पेरेंट्स हैं, अक्सर व बेशतर हमारे पास ये भी गैप अब नज़र में आ रहा है कि स्कूल और पेरेंट के दरमियान एक फ़र्क है। एक दो ऐसा लगता है कि दो पैरेलल लाइंस हैं जो बस चली जा रही हैं, जिन्होंने कहीं जाकर मिलना नहीं है। इस तरह की सिचुएशन है। स्कूल अपने पर्सपेक्टिव से चल रहा है, पेरेंट्स अपने पर्सपेक्टिव से चल रहा है, दोनों को एक दूसरे से शिकायतें हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो पीटीएम्स करते हैं उनको वर्थवाइल बनाएं। पीटीएम्स में सिर्फ बच्चों की अच्छा ना बताएं, बल्कि पीटीएम्स को दो तरह की पीटीएम्स हमारे पास हो रही होती हैं। एक तो ये होता है कि हम ऑल इज़ वेल करके, ताकि पेरेंट आगे झगड़ा ना करे, ऑल इज़ वेल करके हम जाने देते हैं। और दूसरी होती है कि पेरेंट आता ही है और हम उसको इतना नेगेटिव चीज़ें बताना शुरू करते हैं कि वो वैसे ही फिर कहता है कि मैंने आपके पास बच्चे को भेजा क्यों, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना, हमारे टीचर्स को भी तैयार करना हमारे स्कूल की तरफ से भी कि पीटीएम्स को इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल किया जाए। बच्चों की प्रोग्रेस को शेयर करने के साथ साथ पेरेंट्स को उस प्रॉब्लम के हल में शामिल करने के लिए, ये बहुत एक हमारा पास इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है पीटीएम्स का। एक दूसरा तरीका पेरेंट्स की इंगेजमेंट का हमारे पास ये होता है कि हम पेरेंट्स को जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस के तहत अपने स्कूल का हिस्सा बनाएं। एज अ गेस्ट स्पीकर हम उनको बुला रहे हों, स्कूल की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एज ऑब्जर्वर उनको बुला रहे हों, तो जब वो कंटिन्यूस पार्टिसिपेशन के अंदर होंगे हमारे स्कूल के अंदर, तो भी उनका ट्रस्ट लेवल, और उनके लिए ये नहीं होगा कि जी स्कूल कर क्या रहा है। जो एक सवाल उनका आता है कि स्कूल क्या कर रहा है, मैंने तो अपने बच्चे को भेज दिया, आज रिजल्ट आ रहा है तो पता चल रहा है कि बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा। तो एक कंटिन्यूस पार्टिसिपेशन पेरेंट की अपने स्कूल के अंदर रखें। और एक ट्रबल शूटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे मसाइल हमारे पेरेंट्स के साथ इसलिए बढ़ते चले जाते हैं कि हम टाइमली ट्रबल शूटिंग नहीं कर रहे होते। हम उन चीज़ों को ईजी लेकर कि जी छोटी सी बात है, लेकिन हमारे लिए शायद 400-500 बच्चे के अंदर वो एक छोटी सी बात है, लेकिन उस पेरेंट के लिए वो एक बच्चा है और उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है। और इस बात को मैं तो अपना एक्सपीरियंस यहाँ से शेयर करूँ कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में थी और एक ऐसा लेटर आया और उस ईमेल के ऊपर मुझे अर्जेंटली उन्होंने कहा कि जी आप जाइए, और मुझे खर जाने को उन्होंने भेजा कि जी आप जाएं और जाकर देखें कि वहाँ हुआ क्या है। और उस लेटर को पढ़ के ऐसा लग रहा था कि शायद हम दाखिल होंगे तो स्कूल के अंदर खून खराबा हुआ होगा, इतना इंटेंस लेटर था वो। हमने वहाँ जाकर पेरेंट्स को देखा, बात की, और बच्चों से जिनकी झगड़ा हुआ था उनसे भी बातचीत की, सारा कुछ किया। तो आखिर में पेरेंट का कहना भी ये था कि मैडम अगर प्रिंसिपल हमसे सुन लेता तो हमें आपको कराची से ना बुलाना पड़ता। तो टाइमली ट्रबल शूटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई इशू नहीं था, वो कोई चीज़ नहीं थी, उस इशू को इम्पोर्टेंस नहीं दी, उसको बहुत छोटा सा मामूली सा समझा, और उस निगलेक्ट करने की, वो कोई बहुत बड़ा इशू था भी नहीं वो, लेकिन पेरेंट के लिए वो बहुत बड़ा इशू था क्योंकि वो उसका बच्चा है। उसको एड्रेस नहीं किया, पेरेंट को उसके बारे में अपडेट नहीं किया कि उन्होंने क्या उसके ऊपर एक्शन लिया है, वो अपडेट नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने सीईओ को लेटर लिख दिया और जिसकी वजह से हमें यहाँ से जाकर उस मसले का हल निकालना पड़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे रिलेशनशिप्स को सस्टेन करने में, हमारी कम्युनिटी को हमारे साथ शामिल करने में, कि हम उनके एड्रेसेस को कैसे, उनके इश्यूज़ को कैसे एड्रेस कर रहे हैं। जो हमने शुरू में बात की थी ना ब्रांडिंग की, कस्टमर सर्विस, वो ये है हमारी कस्टमर सर्विस, के जो हम अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारा दूसरा स्टाफ है स्कूल के अंदर, हमारे बुक सेलर्स हैं, यहाँ अभी किसी ने बात की थी बुक सेलर्स की, यूनिफॉर्म के हमारे जो वेंडर्स हैं, हमारे डिफरेंट वेंडर्स हैं, फर्नीचर के, बुक सेलर्स, इन सब की ट्रबल शूटिंग हम कैसे कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से यहाँ तक का हमारा आज का सेशन है। थोड़ा सा हम टाइम से आगे चले गए हैं। अब मैं देखती हूँ कि अगर कोई
क्वेश्चंस हैं प्लीज़, तो द फोरम इज़ ओपन। आप लोग अगर कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हाथ रेस कीजिए, तो हम भी आपको सुनना चाहते हैं। हाँ जी, आतिरा, थैंक यू सो मच, थैंक यू कि आपको समझ में आया। कोई बात करेगा, कोई कमेंट देगा, हाथ रेस कीजिए भाई, कुछ आवाज़ें भी आनी चाहिए, इतनी देर से मैं बोल रही हूँ। थैंक यू जैनब, थैंक यू सोबिया, थैंक यू सो मच, आपको सेशन समझ में आ गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू आसिया। हाँ जी, कोई सवाल नहीं है किसी का? किसी चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ जी, कमर साहब, उस्मान साहब, हरीम, फातिमा, कहाँ हैं आप सब? माहीन, सादिया, जैनब, आपकी आवाज़ भी नहीं सुनी, आपका कमेंट भी नहीं आया। जैनब इरशाद, थैंक यू कमर साहब, आपका कमेंट मिला। ऑल कंफ्यूजन आर क्लैरिफाइड, थैंक यू आतिरा। जैनब इरशाद, चलें जी, आज का इस सेशन को क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे ब्रांडिंग और मार्केटिंग, तो हमने कर ली है, और ब्रांडिंग और मार्केटिंग से ही रिलेटेड हमारा जो सेशन है, जिसके लिए हम सारा एफर्ट कर रहे होते हैं, वो होता है एडमिशन एंड एनरोलमेंट। तो कल का जो हमारा सेशन है वो भी बड़ा मज़ेदार और हैंडी सा सेशन है, जो कि हमें अपने स्कूल्स के अंदर एक बहुत बड़ा मसला इसके ऊपर रहता है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो इंशाल्लाह कल के सेशन में हम उन सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई भी करेंगे, उनको क्लियर करने की भी कोशिश करेंगे, स्ट्रैटेजीज़ भी देख रहे होंगे कि हम किस किस तरह से अपने एडमिशन्स और एनरोलमेंट्स को बेहतर बना सकते हैं और कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज का सेशन ख़त्म करते हैं और फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।